चलो जी फिर स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 came into force on 1st July 1930. It extends to the whole of India. अब ये एक्सेप्ट दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो क्या हो गया, कट गया, क्योंकि अब हमारे सारे एक्ट होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल हैं। ठीक है। सेक्शन 4(1) डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एज अंडर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या था? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in the goods to the buyer for a price. यही हमने किस में पढ़ा था? असेंशियल एलिमेंट्स में पढ़ा था सेल की, अगर तुम्हें याद हो तो। देखो, द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सबसे पहले दो पार्टीज कौन सी? इसमें बायर होना चाहिए और इसमें सेलर होना चाहिए। द सेलर शुड ट्रांसफर दी प्रॉपर्टी इन दी गुड्स टू दी बायर। ट्रांसफर दी प्रॉपर्टी इन दी गुड्स का क्या मतलब है? ओनरशिप, यानी कि सेलर क्या ट्रांसफर करे? गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करे बायर को। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज गुड्स। और हम इस पूरे एक्ट में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? गुड्स की बात करेंगे। गुड्स के अलावा अगर कुछ भी बेचा या खरीदा जा रहा है तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 2(7) मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल की तो बात ही नहीं कर रहे। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन से एक्ट में जाती है? याद करो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया था मैंने, ठीक है ना। अदर देन, दो एक्सेप्शन सी इसकी, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम्स का क्या मतलब है? जैसे मैंने बताया भाई, तुम्हारे पास कोई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम किसी और पार्टी से पैसा रिकवर कर सकते हो, तो तुम वो अधिकार थोड़ी ना मार्केट में बेचने जाओगे। तो वो एक्शनेबल क्लेम जो है तुम्हारा, वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता। तुम कहोगे नहीं ये ऑर्डर तो मूवेबल है, देखो मैंने इस टेबल से उठा के उस टेबल पे रख दिया। नहीं जी, ठीक है। तो एक्शनेबल क्लेम और मनी यानी कि तुम्हारे करेंसी नोट्स जो अभी प्रचलन में है। कोई पुराने करेंसी नोट्स हैं, डीमोनेटाइजेशन से पहले वाले नोट, वो मनी है नहीं, वो तुम्हारे गुड्स की डेफिनेशन में। कोई पुराने सिक्के, पंजी, दस्सी, चवन्नी जो लोग कलेक्ट करते हैं, वो किसकी डेफिनेशन में? वो गुड्स की डेफिनेशन में। तो एंटीक कॉइन्स जो है वो तो गुड्स ही हैं। हम मनी जब भी बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट मनी की, प्रेजेंट करेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स। मैंने बताया था शेयर, स्टॉक्स, डिबेंचर्स, ये सब भी किसकी डेफिनेशन में आते हैं? गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। मैंने क्या बताया था? ऐसी चीजें जो अभी तो जमीन के साथ जुड़ी हैं, लेकिन बेचने से पहले या बेचने के वक्त वो जमीन से क्या की जा सकती हैं? अलग की जा सकती हैं। वो भी हमारे लिए क्या है? वो भी हमारे लिए गुड्स है। जैसे मैंने कहा था कि भैया पेड़ है, अब पेड़ अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भैया तुम उठा दो तो तुम नहीं उठा सकते, लेकिन बेचने से पहले उसे क्या किया जा सकता है? कटवाया जा सकता है। तो ट्रीज हमारे लिए क्या हो गया? ग्रास, क्रॉप्स, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हो गई? गुड्स की डेफिनेशन में हो गई, चाहे अभी वो जमीन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी गुड्स की डेफिनेशन में सबसे पहले क्या आया? मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा स्टॉक एंड शेयर्स। तीसरी चीज हमारी क्या आई? ग्रोइंग क्रॉप्स एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ। चौथी चीज मैंने आपको बताई थी IPRs, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सारे भी क्या हैं? तुम्हारे गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। कंपनीज अपना लोगो, अपना ट्रेडमार्क बेचती है, नहीं बेचती है? बेचती है, ठीक है। और क्या क्या नहीं आता है? एक्सेप्शन क्या है? पहला एक्शनेबल क्लेम और दूसरा कौन सा? हमारा मनी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट देखो। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर इज फॉर कंसिडरेशन। ऑब्वियसली कंसिडरेशन के बिना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा ही नहीं। हम किसके एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जहाँ पे वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट के तो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे। वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये होगा ही होगा। तो यहाँ पे इस कंसिडरेशन को हम क्या कहते हैं? हम यहाँ पे प्राइस कहते हैं। फिर हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों चीजें आती हैं, सेल भी आती है और अग्रीमेंट टू सेल भी आता है। इसको अभी पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल एंड व्हाट डू यू मीन बाय अग्रीमेंट टू सेल। ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। अब हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगी है,
एक हाथ ले एक हाथ दे भैया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सामान बिक गया। या फिर हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। ठीक है, कंडीशन में आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, भैया जब तक तुम पूरा पैसा नहीं दोगे तब तक तुम्हें ओनरशिप नहीं मिलेगी। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है तुषार का, एफडीआर भी गुड्स में ही इंक्लूड होती है? एफडीआर से तो कई चीजें हो सकती हैं बच्चे, आप कौन से एफडीआर की बात कर रहे हो ये बताओ मुझे। देखो, बायर मीन्स अ पर्सन हु बायज और अग्रीज टू बाय द गुड्स, सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल द गुड्स। अब प्राइस का क्या मतलब है, मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। अच्छा, प्राइस में मैंने तुम्हें बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी बताई थी कि बार्टर सिस्टम इज नॉट अलाउड। चावल के बदले आटा ले रहे हो तो वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं, हाँ आप काइंड प्लस कैश ये कर सकते हो, ये कैश मान लिया जाएगा, बट ओनली काइंड, दिस इज नॉट अलाउड, बार्टर सिस्टम इज नॉट अलाउड। ठीक है जी, चलो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब इसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, कि हमारे गुड्स कितने तरीके के होते हैं। इसमें हमने 3 कैटेगरीज में इनको बांटा था। सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स आर गुड्स एज आर ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे गुड्स यानी कि जो आज हैं, चाहे मेरे गोडाउन में पड़े हैं, चाहे मेरे घर पे पड़े हैं या मेरे दोस्त के यहाँ पड़े हैं, लेकिन है, एग्जिस्टेंस में है, कोई अनदेखा अनजाना, मगर है तो सही, भगवान ने मेरे लिए भी बनाया है ना। एक मूवी में था ना, कौन सी थी वो, DDL थे, हाँ ठीक है ना। तो भैया है तो सही, ठीक है। अब ये अलग बात है कि कहाँ पड़ा है और कहाँ नहीं पड़ा है, लेकिन है तो सही। तो एग्जिस्टिंग गुड्स भी ऐसे ही है कि अभी है तो सही, ठीक है। और किसके पास है, वो बेचने वाले के पास है, मतलब उनका जो पोजेशन है वो किसके पास है, बेचने वाले के पास है। These goods are of 3 types. फर्दर ये 3 कैटेगरी के होते हैं, स्पेसिफिक, अनअसर्टेन एंड असर्टेन। अब इसमें मैंने तुम्हें याद है बताया था कि भैया सपोज करो तुम एक वाइट गाड़ी लेने जाते हो, कौन सी गाड़ी, मारुति। अब तुम किसके शोरूम में गए, तो मारुति के शोरूम में गए। अब मारुति के शोरूम में 10 गाड़ियां रखी हैं, वाइट मारुति 10 है। अब वो 10 की 10 क्या है, अनअसर्टेन। जो गाड़ी तुम्हारे लिए सेलर ने अलग कर दी निकाल के, वो क्या हो गई, वो एक गाड़ी तुम्हारे लिए कैसा गुड हो गई, असर्टेन गुड हो गई। और कौन सी गाड़ी का बेचने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, व्हाइट कार मारुति, तो ये तुम्हारा कैसा गुड है, ये तुम्हारा स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है ना। ये 3 चीजें मैंने बताई थी। देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। Specific goods, these are the goods which are actually identified and agreed by the parties at the time of contract. क्या बेचने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो भैया, व्हाइट गाड़ी मारुति, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक गुड्स यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा अनअसर्टेन, वो जो 10 गाड़ियां, जो पूरा लॉट तुम्हारे शोरूम में पड़ा हुआ है, तुम्हारे सेलर के शोरूम में पड़ा हुआ है, वो क्या है, वो अनअसर्टेन गुड्स है। नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टेन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि लॉट हो गया। और जब इस लॉट में से एक गाड़ी सेलर ने तुम्हारे लिए निकाल के अलग कर दी तो असर्टेनमेंट। व्हेन आउट ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, उस लॉट में से द क्वांटिटी इज आइडेंटिफाइड एंड सेट असाइड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या है, असर्टेनमेंट। और ये सेट असाइड, ये सामान साइड में निकाल के रखने का काम कौन करता है, सेलर। तो ये 3 गुड्स हमने क्या कर रहे थे, इसमें एग्जिस्टिंग गुड्स में पढ़े थे, स्पेसिफिक, अनअसर्टेन एंड असर्टेन। आगे चलते हैं। फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स नाम से पता चल रहा है भैया अभी है ही नहीं, दुनिया में ही नहीं है अभी। मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे भैया आज मेरे पास खेत है, मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया कल से बीज डालूंगी, 4 महीने में फसल हो जाएगी, तो 4 महीने के बाद तो मैं फसल बेचूंगी। आज कहाँ है फसल, कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हारे साथ आज कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं जैसे हिंदी मूवीज में 2 जिगरी दोस्त होते हैं, दोनों की शादियां होती हैं, दोनों को बेबीज होने वाले होते हैं, तो दोनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया भैया अगर मेरे बेटा हुआ तेरी बेटी हुई, या तेरा बेटा हुआ मेरी बेटी हुई, तो दोनों की शादी कर देंगे। भैया अभी तो है भी नहीं दोनों, कॉन्ट्रैक्ट पहले हो रहा है,
ठीक है, तो क्या हो गया, फ्यूचर गुड्स। चलो थर्ड इज कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंसी का तो मतलब ही है भैया पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, होगा भी या नहीं होगा। द एक्विजिशन ऑफ गुड्स बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन द अनसर्टेन कंटीजेंसी। जैसे ए ने बी को बोला मैं तुम्हें रेड कार बेचूंगा, लेकिन ये रेड कार मैं तुम्हें तभी बेचूंगा जब ये रेड कार मुझे सी बेचेगा। तो ए के पास ये रेड कार आएगी भी या नहीं आएगी, तो कंटीजेंसी होगी। अब ए के पास आएगी तो वो बी को बेचेगा ना, आएगी नहीं तो फिर वो बेचेगा कहां से। तो ये रेड कार क्या हो गई, कंटीजेंट गुड हो गई। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब डिफरेंस किसका आता है, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। मैंने अभी तुम्हें बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों चीजें आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों चीजें कौन कौन सी आती हैं, सेल भी आएगा और अग्रीमेंट टू सेल भी आएगा। अग्रीमेंट टू सेल को मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, ATS लिख रही हूँ। ठीक है जी, चलो देखो पढ़ना शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी इन दी गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी सेलर टू दी बायर। एक हाथ ले एक हाथ दे, वो तो क्या है, सेल है। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। तुम दुकान पे गए, पैसे दिए, पेप्सी ली, पी गए, कैसा कॉन्ट्रैक्ट, सेल। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी टेकन प्लेस एट सम फ्यूचर डेट और आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस। वो क्या है हमारा, अग्रीमेंट टू सेल। अभी हमने पढ़ा ना कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हमारा क्या हो सकता है, एब्सोल्यूट भी और कंडीशनल भी। जो एब्सोल्यूट है वो तो क्या है, सेल है, और जो कंडीशनल है वो क्या है, वो अग्रीमेंट टू सेल है। ठीक है ना, अग्रीमेंट टू सेल। आज सिर्फ वादा कर रही हूं, सामान बेचूंगी, अभी सामान बिका नहीं है। ये अग्रीमेंट टू सेल अभी सेल में कन्वर्ट होना बाकी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, दोनों के डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, इस पे आते हैं। मैंने तुम्हें ये बताया था सेल और अग्रीमेंट टू सेल में सारी चीजें किससे डिसाइड होंगी, कि भैया ओनर कौन, जो मालिक, नफा नुकसान सब उसका। सेल में मालिक कौन है, हाँ जी ओनर कौन है। सेल में तो सामान बिक गया ना, इमीडिएटली ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, तो मालिक कौन बन गया यहाँ पे, तो सामान का बायर। और अग्रीमेंट टू सेल में अभी सिर्फ बेचने वाले ने वादा किया, सामान बेचा नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है, तो यहाँ पे ओनर कौन है अभी भी, सेलर। बस ये चीज एक गुरु मंत्र जो है तुम्हें याद रखना है, और इसके बेसिस पे ही तुम्हें सारे पॉइंट्स देखने। ये याद रखना, फायदा हुआ तो ओनर का, नुकसान हुआ तो ओनर का, किसी तीसरे पर्सन से सामान वापस लेना है तो वो ओनर ही ले सकता है, कोई और नहीं ले सकता, सब कुछ ओनर का है। जो ओनर है सारे अधिकार उसी के पास। ठीक है, चलो जी आ जाओ। सबसे पहला देखो, इट क्रिएट्स राइट एंड रेम एंड इट क्रिएट्स राइट एंड पर्सोनम। राइट एंड रेम का मतलब होता है अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अगेंस्ट तुम्हारे पास अधिकार है। ऑब्वियसली सेल में जब बायर मालिक बन गया तो बायर के पास पूरी दुनिया के अगेंस्ट अधिकार है, क्योंकि वो उस सामान का मालिक है। ठीक है, तुम्हारे सामान को कोई हाथ लगाए तो तुम उठा के पीट दोगे इसको वहीं पे। राइट एंड पर्सोनम, पर्सोनम का मतलब क्या है, अगेंस्ट पर्सन ओनली, अगेंस्ट पर्सन, यानी कि भैया तुम सिर्फ बंदे से लड़ सकते हो, सामान के अधिकार नहीं है तुम्हारे पास। जैसे कि यहाँ पे बायर की अगर मैं बात करूं तो अगर सेलर ने उसे सामान नहीं भी दिया तो बायर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, सिर्फ सेलर से जाके लड़ सकता है, भाई तूने मेरा इतना टाइम खोटी किया, मैं तो तेरे चक्कर में इंतजार करता रहा कि तू मुझे सामान बेचेगा, तूने उठा के सामान किसी और को भेज दिया, बड़ी गलत बात है। लेकिन बायर के पास सामान के अगेंस्ट कोई अधिकार नहीं है। बायर ये नहीं कि जिसको सामान बिका उसके पास जाके वापस ले आए कि ये सामान मेरा नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना कि अग्रीमेंट टू सेल में सिर्फ राइट एंड पर्सोनम है। बायर को चाहे सेलर से कोई शिकायत हो जाए या सेलर को बायर से कोई शिकायत हो जाए, दोनों से आपस में झगड़ा कर सकते हैं। गुड्स सेलर के थे और सेलर के ही हैं, किसमें, अग्रीमेंट टू सेल में। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा ना हाथ क्या सब कुछ हो गया, तो ये तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी। ये क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। ऑब्वियसली भी तो वादा किया है, काम करना तो बाकी है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो एग्जीक्यूटरी ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ दी गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, अगर सामान खराब हो जाता है, द लॉस फॉल्स ऑन दी बायर। लॉस बायर पे क्यों आएगा भाई, मालिक कौन, बायर। ठीक है, इवन इफ दी गुड्स आर इन दी पोजेशन ऑफ सेलर। अच्छा ये दो चीजें याद रखना, ओनरशिप अलग चीज है भैया, पोजेशन अलग चीज है। जैसे मैंने तुम्हें ये पेन बेच दिया, ठीक है,
तो मुझे पैसे भी देगा। मैंने कहा आज से पेन तुम्हारा, लेकिन अचानक तुम्हें याद आया कि अभी तो तुम्हें मार्केट जाना है, पेन खराब हो जाएगा। तुमने कहा मैम ये पेन ना अपने पास ही रखो, मैं ना 2 घंटे में आके लेता हूँ। इस पेन का मालिक कौन है? तुम हो। लेकिन ये पेन अभी है किसके पास? मेरे पास। तो ओनरशिप तो किसके पास? तुम्हारे पास, तुम बायर हो। लेकिन इस पेन का पोजेशन किसके पास? मेरे पास, जबकि ये पेन मैं बेच चुकी हूँ। तो पोजेशन अलग चीज है, ओनरशिप अलग चीज है, ये चीज याद रखना है। तो ठीक है, चलो। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं भैया, अगर सामान खराब हुआ तो सारा लॉस किस पर आएगा? बायर पे, चाहे सामान अभी सेलर के पास ही क्यों ना पड़ा हो। अगर ये पेन खराब हो गया तो मैं कहूँगी भैया तुम अपनी जिम्मेदारी भी मेरे पास छोड़ के गए थे, ले जाते साथ में, मैंने थोड़ी ना कुछ बोला था। तो ये पेन अगर मैं तुम्हें बेच चुकी हूँ, मैं इसकी ओनरशिप तुम्हें ट्रांसफर कर चुकी हूँ, तो ये पेन का कुछ भी खराब होगा, लॉस होगा तो वो तुम्हारा ही होगा, मेरा नहीं होगा, चाहे ये पेन पड़ा मेरे पास था। ठीक है, चलो। और अग्रीमेंट टू सेल में वैसे तो सेलर होता है जिम्मेदार, क्योंकि सेलर मालिक है। लेकिन अगर इन्होंने अग्रीमेंट टू सेल में लिख दिया कि नहीं भाई बायर होगा जिम्मेदार, तो फिर बायर होगा। लेकिन बायर तभी होगा अगर आपने स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो, ठीक है, नहीं तो फिर सेलर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ओनर कौन है? सेलर है। चलो अब यहाँ पर आओ, सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। अच्छा यहाँ पे देखो, सेलर के पास से सामान किसके पास जा चुका है? बायर, ओनर। तो अगर अब बायर पैसा नहीं दे रहा है तो सेलर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? इससे प्राइस मांग सकता है। गुड्स के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गुड्स तो किसके हो चुके हैं? दुल्हन तो किसकी हो चुकी है भैया? बी की हो चुकी है, शादी तो हो चुकी है ना। अब तो शादी के खर्चे मांग लो, बस यही हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि सेलर सिर्फ और सिर्फ बायर से क्या मांग सकता है? पैसे मांग सकता है, क्योंकि गुड्स तो वो बायर को दे चुका है, हो चुका है बायर को। अग्रीमेंट टू सेल में आओ, इन केस ऑफ ब्रीच बाय द बायर द सेलर इज एंटाइटल्ड ओनली टू डैमेजेस। ऑब्वियसली यहाँ तो सामान सेलर का था, सेलर का है। अगर बायर सामान नहीं खरीदता है, बायर अगर क्या करता है? ब्रीच करता है, तो सेलर उसे कहेगा भैया डैमेजेस दे, मैंने तेरे कारण गुड्स होल्ड करके रखे, नहीं तो किसी और को बेच देता। सामान सेलर का था, सेलर का है। ठीक है, आगे चलते हैं। द सेलर कैन नॉट सेल टू थर्ड पार्टी। ऑब्वियसली सेलर ने जब ओनरशिप किसको दे दी? बी को दे दी, तो क्या आप सेलर किसी और को ये सामान बेच सकता है? नहीं बेच सकता है। लेकिन हाँ यहाँ पे बेच सकता है, क्योंकि सेलर क्या है? मालिक है। मन बदल गया जी, नहीं बेचना इसको सामान, सामान तो अभी भी मेरा ही है। कहता ना भैया लड़की तो अभी अपने घर में है, कोई बात नहीं, ये मंगनी टूट जाएगी, दूसरी कर देंगे, बोलते हैं ना। तो यहाँ पे तो भैया अभी लड़की घर पर ही है, तो ये सेलर के पास ही है अभी तो सब कुछ, वो जैसे चाहे कर सकता है। चलो, द बायर इज नेक्स्ट आते हैं। द बायर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फ्रॉम द असाइनी इफ द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट। देखो अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, सेलर का दिवालिया निकल जाता है, सामान मुझे बताओ किसका है? सेलर का या बायर का? फटाफट चैट बॉक्स में मुझे बताओ। सेलर का दिवाला निकल गया जी, ओनर कौन है? सेलर है, बायर है? सेल की बात कर रही हूं। बायर 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 बायर। हाँ जी, आ गया आंसर। बाकी भी कुछ उंगलियों को कष्ट दे दो, फटाफट मुझे आंसर। वेरी गुड, ताकि मुझे लगे कि तुम सुन रहे हो, कान खुले हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं। बायर, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, जिसका सामान है वो हक ले जाएगा, होते रहो तुम इंसॉल्वेंट, हमें क्या की फर्क पैदा है जी। तो यहाँ पे सेलर अगर इंसॉल्वेंट हो भी जाता है तो बायर तो अपना सामान ले जाएगा, किससे? सेलर के असाइनी से। असाइनी कौन होता है? ऑफिशियल रिसीवर हो गया, कोर्ट अपॉइंट करता है ना, इंसॉल्वेंसी में तुमने पढ़ा था, है ना। बायर कहेगा भैया सेलर होता रहे इंसॉल्वेंट, मेरे को क्या, सामान तो मेरा, मुझे दे दो। हाँ, अगर कुछ पैसा बचा ये लो तुम्हारा पैसा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यस, बायर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर दी गुड्स। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बायर को सामान मिलेगा नहीं। अब यहाँ पर सेलर का ऑफिशियल रिसीवर कहेगा भाई तुम कौन, मैं तो नहीं पहचाना तुम्हें, सेलर का सामान था, सेलर का है, और अब तो ऑफिशियल रिसीवर मैं आके बैठ गया हूँ, अब तो भैया मैं देखूंगा सामान किसको देना और किसको नहीं देना। तो यहाँ पे तो बायर सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकता है? ओनली रेटेबल डिविडेंड। बायर क्या बोलेगा? भाई साहब जो पैसा दिया था एडवांस में वो तो वापस कर दो, सामान नहीं देना तो कोई बात नहीं, सामान तो सेलर का ही है, आप ही का है, आप उसके ऑफिशियल रिसीवर हो, लेकिन कम से कम मेरे पैसे तो वापस कर दो, पैसे तो मत मारो मेरे। तो बायर को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? रेटेबल डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ऊपर तो हम किसकी बात कर रहे थे? सेलर की इंसॉल्वेंसी की। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इफ बायर बिकम इंसॉल्वेंट, अब क्या करें? सामान किसका? सेलर का या बायर का? ओनर कौन? हाँ जी,
बायर ओनर है ना, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल की। तो सेलर को तो बेचारे को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, अपना पैसा मिलेगा। गुड्स तो बायर के पास ही जाएंगे, क्योंकि ओनर कौन है, बायर। बात समझ में आ रही है। तो भैया सेल में, इसमें सामान तो हमेशा बायर का ही रहेगा, चाहे बायर खुद इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए, बट हाँ जो पैसा लेना देना बनता है वो एक दूसरे को देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब सेलर क्या करेगा, यहाँ पे तो सेलर मना कर देगा, सेलर मे रिफ्यूज टू सेल, तो कहेगा भैया तेरा तो दिवाला निकल गया बायर, अब तो तू मुझे पैसे कहां से देगा, अभी तो लड़की घर में है, अभी तो मंगनी की है, शादी थोड़ा ना की है। एक दिवालिया इंसान के साथ मैं तो नहीं करता अपनी लड़की की शादी, जा भाई तू जा, है ना। तो यहाँ पे सेलर क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि अभी भी गुड्स का ओनर कौन है, सेलर। सिंपल सी बात है ना। मैंने कहा ना बस ये एक मंत्र याद रखना है तुम्हें कि मालिक कौन, इससे ही सारे पॉइंट्स जो है तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। लास्ट देखो, ओनरशिप पासेस टू द बायर, ऑब्वियसली ये तो मैंने पहले ही पॉइंट में बता दिया, और यहाँ पे ओनरशिप रिमेन्स विद द सेलर, ये तो पहला पॉइंट था जो हमने पढ़ा था। हाँ जी, डिफरेंस क्लियर है। अब फटाफट मुझे बता दो, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में तुम्हें डिफरेंस क्लियर है ना सबको। तो देखो किस किस चीज का फर्क है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का, रिस्क ऑफ लॉस का, कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच का, राइट ऑफ सेल का कि सेलर आगे सामान बेच सकता है नहीं बेच सकता, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, है ना। इन सब को लेके क्या रहेगा, इन दोनों चीजों में फर्क रहेगा। सेक्शन 26, द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पर्सन हु इज देयर ओनर, ये मैंने तुम्हें गुरु मंत्र बता ही दिया था, जो मालिक सारा नफा नुकसान उसका। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। फिर हमने एक डिफरेंस पढ़ा था सेल एंड हायर परचेज में। मैंने तुम्हें इसमें एक एग्जांपल दिया था और मैंने कहा था कि देखो ये सब इसमें ना मेन दो ही चीजें जो तुम्हें याद रखनी है। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि हायर परचेज में हायरर के पास क्या होता है, राइट टू टर्मिनेट होता है, जबकि सेल में राइट टू टर्मिनेट नहीं होता है। जैसे ए ने बी को टीवी बेचा है इंस्टॉलमेंट पे, 5 इंस्टॉलमेंट्स है भाई। अब तुम मुझे बताओ ये सेल है या हायर परचेज है। सेल भी तो कंडीशनल हो सकती है, पढ़ा भी हमने कि भैया तुम 5 महीने तक पहले 5 इंस्टॉलमेंट दो, छठे महीने में ओनरशिप तुम्हारी। और हायर परचेज में भी यही होता है कि तुम इंस्टॉलमेंट दो, जब इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाती है तो सामान तुम्हारा। तो फिर अब मैं कैसे पता लगाऊं कि ये सेल है या ये हायर परचेज है। तो मैंने कहा था सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि अगर बी के पास राइट टू टर्मिनेट दी कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि अगर 3 इंस्टॉलमेंट के बाद अगर बी ये कह सकता है कि भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है, टीवी ले जाओ अपना, और ए बी के ऊपर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं करेगा, नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर ये क्या है, फिर ये हायर परचेज। क्योंकि हायर परचेज में आपने जितनी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, अगर आप बाकी के नहीं कर पा रहे हो तो ये बंदा क्या करेगा, ये वेंडर है और ये हायरर है, ये अपना सामान उठा के ले जाएगा लेकिन कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कुछ नहीं, तो ये हायर परचेज है। लेकिन यहीं पर अगर 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद बी मना करता है और ए बी के ऊपर क्या कर देता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर ये हायरर नहीं है, फिर ये क्या है, फिर ये बायर है और ये क्या है, ये सेलर है। क्योंकि सेल में इस पर्सन के पास जिसने सामान लिया है उसके पास कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का अधिकार नहीं होता। बाकी इंस्टॉलमेंट सेल में भी हो सकती हैं, आपके हायर परचेज में भी हो सकती हैं, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हायर परचेज एक्ट में आता है, ठीक है। हायर परचेज हमेशा राइटिंग में होता है, सेल आपका वर्बल भी हो सकता है। ये सारे हमने डिफरेंसेस इसमें पढ़े थे, बट दिस इज द मेन डिफरेंस दैट हाउ टू आइडेंटिफाई। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया है, पैसे वैल्यू करेगा मैम फिर उसको 3 इंस्टॉलमेंट के। अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। अच्छा, वापस वैल्यू करेगा मैम फिर उसको 3, नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था अफेक्ट ऑफ गुड पेरिशिंग। अगर गुड्स खराब हो जाते हैं तो फिर क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने वॉइड माने। तो इसमें हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी थी। तुम देखो, तुमने अपनी नोटबुक में फ्लो चार्ट बनाया होगा, मैंने क्लास में फ्लो चार्ट बनवाया था इसका, याद है, ऐसे करके
जिसमें मैंने एक तरफ तुम्हारा लिया था कि भाई अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, और दूसरी तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं, एटीएस की। मैंने इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। देखो फटाफट खोलो, मिला सबको अपनी नोटबुक में? हाँ जी, चलो अब इसमें पहले में देखते हैं, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। तो सेल में मैंने क्या बोला था, 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, ऐसा फ्लो चार्ट बनाया था, ठीक है ना। 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सबसे पहला क्या, आपका गुड कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक, पहली कंडीशन ये थी। फिर मैंने क्या बोला था, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर, यानी कि सेलर को नॉलेज नहीं होनी चाहिए, सेलर बेचारे को भी नहीं पता हो कि मेरा सामान खराब है। और गुड्स कब खराब हो, एट द टाइम पेरिश और बिकम सो डैमेज एज नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, यानी कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 कंडीशंस थी हमारी, और अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। सीमेंट का एग्जांपल दिया था, ए ने बी को सीमेंट बेची है, ए को भी नहीं पता कि उसके गोदाम का रात को दरवाजा खुला रह गया था, खिड़कियां खुली रह गई थी, बारिश हुई और सारी सीमेंट जो है पत्थर हो चुकी है। ए को भी नहीं पता सामान कब खराब है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर गुड्स कैसे हैं, स्पेसिफिक, सीमेंट स्पेसिफिक गुड हो गई ना, तीनों कंडीशन पूरी हो रही है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, सीमेंट का वॉइड हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा क्या लिया था मैंने, यहाँ पे एटीएस लिया था। अब एटीएस पे आते हैं। नेक्स्ट देखो एटीएस, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, एटीएस। अब एटीएस में भी 3 कंडीशंस पूरी होनी थी। पहली कंडीशन क्या, गुड्स कैसे हो, स्पेसिफिक, when there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer, ना तो बायर को पता ना सेलर को पता, perish or become so damaged as no longer to answer their description in the agreement before the risk passes to the buyer. Before the risk passes to का buyer का क्या मतलब था, after ATS and before sale। इसमें घोड़े वाला एग्जांपल दिया था, X ने Y को एक घोड़ा बेचना है, लेकिन Y ने कहा 3 दिन का ट्रायल लूंगा, 3 days ट्रायल। अब X ने Y को घोड़ा दिया, बिल्कुल भला चंगा, Y ने भी बहुत अच्छे से देखभाल की, लेकिन दूसरे दिन की रात को पता नहीं क्या हुआ, घोड़ा मर गया। तो अभी तो इनके बीच में क्या चल रहा है, 3 दिन तक तो एटीएस, चौथे दिन वो सेल में कन्वर्ट होना था, है ना। तो घोड़ा कब मरा, यानी कि गुड्स पेरिश कब हुए, आफ्टर एटीएस, आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल। क्योंकि बायर के पास, बाय के पास रिस्क तो कब पास होता, सेल के बाद होता ना, तो सेल तक तो बात ही नहीं पहुंची, उससे पहले ही घोड़ा मर गया। तीनों कंडीशंस पूरी हो गई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, वॉइड हो गया, देयर बाय द अग्रीमेंट इज अवॉइड। ठीक है जी, हाँ जी, फ्लो चार्ट मिल गया ना सबको। तो गुड्स पेरिशिंग, और पेरिशिंग का क्या मतलब होता है, अफेक्ट ऑफ गुड्स पेरिशिंग। पेरिशिंग इज नॉट जस्ट फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स, मैंने कहा था सिर्फ सामान का खराब होना ही पेरिशिंग नहीं है, डैमेज टू द गुड्स सो दैट द गुड्स हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट इन द कमर्शियल सेंस, यानी कि अब वो बेचने खरीदने लायक नहीं है। दूसरा, अगर चोरी हो जाती है तो भी हम उसे पेरिशिंग ही मानेंगे, या फिर अगर गवर्नमेंट उसे एक्वायर कर लेती है, यानी कि अब गुड्स आपके नहीं रह सकते, तो वो भी किस में आएगी, पेरिशिंग में आएगी, वेयर द गुड्स हैव बीन लॉफुली रिक्विजिशंड बाय द गवर्नमेंट। तीनों ही चीजों को हम क्या मानेंगे, पेरिशिंग मानेंगे। ठीक है, चलो जी। और ये हमने कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होगा और अग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा अगर गुड्स खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट, हमने कहा था कि भाई हर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस होना बड़ा जरूरी है ना। और प्राइस हम 3 तरीके से फिक्स कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में। पहला कैसा, एक्सप्रेसली लिख दिया भाई 5000 का प्राइस है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, तो भैया ठीक है 5000 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इन अ मैनर अग्रीड एंड प्रोवाइडेड। मैनर का क्या मतलब था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि भैया आज से 3 दिन बाद गुड्स बेचेंगे, तो 25 तारीख को जो भी मंडी का भाव होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगा। चलो, मैनर। तीसरा, या फिर आप किसके पास पहुंच गए, आप किसी तीसरे व्यक्ति के पास पहुंच गए, आपको लगता है भैया हम तो समझदार नहीं है, ये तीसरा व्यक्ति जो है ना ये बड़ा समझदार है। अक्सर हमें ऐसे ही लगता है, अपने पेपर में भी हम ऐसे ही करते हैं।
अपना ठीक ठाक किया हुआ आंसर अगर पड़ोसी ने बोल दिया नहीं नहीं ये आंसर है, तुम फटाक से अपना काट के उसका वाला लिख देते हो, क्योंकि हमेशा तुम्हें क्या लगता है तुमसे ज्यादा दूसरा समझदार है, और यही हम गलती करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हमें क्या लग रहा है भैया तीसरा व्यक्ति ज्यादा समझदार है, और उससे क्या करा लेते हैं, अपना प्राइस डिटरमिन करा लेते हैं। अगर आप उससे प्राइस डिटरमिन करा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वो तीसरा व्यक्ति पहले तो हामी भर देता है लेकिन बाद में आपके लिए प्राइस फिक्स नहीं करता है, तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर उस तीसरे व्यक्ति को बायर या सेलर में से कोई मजबूर करता है कि देख भाई तू प्राइस मत फिक्स कर, क्योंकि अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ना कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होगा। लेकिन डिफॉल्टिंग पार्टी, अग्रीड पार्टी को क्या देगी, डैमेजेस। जैसे मैंने कहा था बायर और सेलर है, इनके लिए एक्स ने प्राइस डिटरमिन करना है। अब सेलर को लग रहा है यार ये तो ना मैंने सस्ते में बेच दिया, तो सेलर एक्स के पास गया, इसको धमकाया कि देख तू प्राइस डिटरमिन मत करिए, क्योंकि तू प्राइस डिटरमिन नहीं करेगा ना तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, मुझे डैमेजेस भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे लॉ क्या कहता है, भैया अब इसने प्राइस तो डिटरमिन नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होगा, लेकिन सेलर बायर को क्या देगा, डैमेजेस देगा, क्योंकि इसके कारण प्राइस डिटरमिन नहीं हुआ, ठीक है। और अगर इन तीनों ही कारणों से या तीनों ही तरीकों से हमने प्राइस डिटरमिन नहीं किया है तो फिर रीजनेबल प्राइस। अच्छा ये ध्यान रखना, रीजनेबल प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों अलग अलग चीजें हो सकती हैं। जनरली मार्केट प्राइस ही रीजनेबल प्राइस होता है, मगर आप लिख के क्या आओगे, रीजनेबल प्राइस, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। फिर हमारी क्या स्टार्ट होती है, कंडीशंस एंड वारंटी। अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय वारंटी, जरा चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ। सबसे पहले बताओ व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन, चलो जी लिखो, देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। लिखो लिखो फटाफट 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 लिखो, चैट बॉक्स में देख रही हूं। व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन दिया हुआ है स्क्रीन पे, तब भी नहीं लिखा तुमने, निकम्मो। चलो आओ, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का क्या मतलब होता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट की एक ऐसी शर्त, आपके कॉन्ट्रैक्ट की एक ऐसी टर्म जो असेंशियल है टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर ये टर्म आपके कॉन्ट्रैक्ट में पूरी नहीं की गई तो कॉन्ट्रैक्ट को करने का ही कोई फायदा नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट का, कोई बेस ही नहीं है, बेकार है, वो रद्दी है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द अग्रीड पार्टी अ राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड डैमेजेस। और वारंटीज क्या थी, इट्स अ स्टिपुलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पस। ये देखो कोलेट्रल टू द मेन पर्पस, यहाँ पे क्या थी, असेंशियल टू द मेन पर्पस, और यहाँ पे क्या है, कोलेट्रल टू द मेन पर्पस। तो ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये असेंशियल टू द मेन पर्पस है और ये कोलेट्रल टू मेन पर्पस है। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द अग्रीड पार्टी अ राइट टू सू फॉर डैमेजेस ओनली, कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल याद करो, मैंने कहा था ए की शादी है, उसने टेलर को सूट सिलने दिया है, शादी है 25 दिसंबर की, नहीं 25 दिसंबर नहीं 25 नवंबर कर लेते हैं, चलो 25 नवंबर की शादी है। अब ये 25 नवंबर को सूट डिलीवर होगा, ये स्टिपुलेशन असेंशियल टू मेन पर्पस है या फिर कोलेट्रल टू मेन पर्पस है। भैया अगर सूट 25 तारीख को नहीं मिला शादी वाले दिन तो बाद में क्या करोगे, नाचोगे। तो यहाँ पे 25 नवंबर को सूट की डिलीवरी मिलेगी, दिस इज समथिंग असेंशियल टू द मेन पर्पस। तो ये अगर टेलर 25 तारीख को सूट नहीं देता है तो टेलर क्या करता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन करता है। लेकिन यही अगर एक्स ने वाई को एक सूट सिलने के लिए दिया है, वाई इज टेलर, कि भैया विंटर्स के लिए सूट सिल दे, वाई ने कहा ठीक है सर जी आपको 25 नवंबर को मिल जाएगा, और वाई ने ये सूट 25 नवंबर को नहीं दिया बल्कि 27 नवंबर को दिया। अब मुझे बताओ ये 25 नवंबर को सूट की डिलीवरी होगी, ये स्टिपुलेशन इंपॉर्टेंट मतलब कि मेन है पर्पस की या कोलेट्रल है, फटाफट बताओ। हाँ जी, इस वाले एग्जाम्पल में ये कोलेट्रल स्टिपुलेशन है या मेन है, फटाफट आंसर करो मुझे। प्रियांशु जी का सबसे पहले आंसर आया, कोलेट्रल कोलेट्रल, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, बाकी बच्चे भी बता दो, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना बाकियों का, तुम भी आंसर कर दो जरा।
हाँ जी, कोलेट्रल। चलो जी, तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि ये कोलेट्रल है भैया, 25 की जगह 27 को मिल गया, तो कौन सी तुम्हारी सर्दियां निकल गई? इतना प्यारा है सूट तो रोज यही धो धो के पहन लेना, ठीक है। तो यानी कि जो कोलेट्रल टू दी मेन पर्पस है वो वारंटी, और जो असेंशियल टू दी मेन पर्पस है वो कंडीशन। यहाँ पे दो अधिकार है, पहला के आप कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, दूसरा क्या मिलेगा, डैमेजेस। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, डैमेजेस ही मिलेंगे वारंटीज में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कंडीशंस और वारंटीज दोनों ही क्या हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है और एक्सप्रेस भी हो सकती है। पहले उस पर आते हैं, देखो एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी में भी इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, दे आर सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन एट द विल ऑफ द पार्टीज दे आर इंसर्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो n नंबर हो सकती है, दुनिया में करोड़ों लोग, करोड़ों तरीके के कॉन्ट्रैक्ट आपस में बैठ के कुछ भी लिखो। दूसरा, दे आर इम्प्लाइड व्हेन द लॉ प्रिज्यूम्स देयर एग्जिस्टेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली। तो हम कौन सी पढ़ सकते हैं, हम तो इम्प्लाइड वाली पढ़ सकते हैं ना, जो लॉ ने लिख के दी है। ये एक्सप्रेस वाली तो जानेंगी पार्टीज, पता नहीं कितने लोग हैं, लिखते रहेंगे, कुछ भी लिखते रहो अपने कॉन्ट्रैक्ट में। तो हमें एक्सप्रेस कंडीशंस वारंटीज नहीं पढ़नी, हमें कौन सी वारंटीज एंड कंडीशंस पढ़नी है, इम्प्लाइड वाली पढ़नी है। अच्छा, फिर इसमें एक चीज आती है, क्या हम कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकते हैं? कैन कंडीशन बी ट्रीटेड एज वारंटी? एग्जाम्पल भी दिया था मैंने तुम्हें। कंडीशन में दो अधिकार मिल रहे हैं भैया, कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कर दो और डैमेजेस भी मिल रहे हैं। वारंटी में सिर्फ एक ही राइट मिल रहा है कि तुम्हें क्या मिलेंगे, डैमेजेस मिलेंगे। तो कंडीशन को वारंटी कन्वर्ट कर लो। भाई मैंने कहा चलो ठीक है यार, सामान तो आ गया, थोड़ा बहुत उसमें कमी पेशी भी है, कोई बात नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं कर रही, गुड्स मैं रख रही हूँ, लेकिन भाई साहब डैमेज तो दे दो आप मुझे, ठीक है ना। मैंने अपने आप कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड का अगर अधिकार छोड़ दिया, वेव कर दिया और खाली डैमेजेस ले रही हूँ, तो ये कंडीशन किस में कन्वर्ट हो गई, वारंटी में हो गई ना। कर सकती हूँ, लेकिन क्या मैं वारंटी को कंडीशन बना सकती हूँ? नहीं। जब लॉ मुझे एक अधिकार दे रहा है खाली डैमेजेस का, तो मैं दो अधिकार कैसे ले सकती हूँ? तो वारंटी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कंडीशन, बस यस, कंडीशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू वारंटी। अब देखो, वॉलंटरी वेवर बाय द बायर, मैंने अभी एग्जांपल दे दिया कि मैंने कहा भैया सामान तो मैं रख लेती हूँ, मैं बायर हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, मगर तुम डैमेजेस दे दो मुझे एज अ सेलर। दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर, और ये वेवर मैंने दिया कैसे, गुड्स को एक्सेप्ट करके कि गुड्स तो मैं रख रही हूँ, कोई बात नहीं। मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है? टेकिंग पोजेशन और डिलीवरी ऑफ द गुड डज नॉट बाय इटसेल्फ अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। सिर्फ गुड्स का पोजेशन रखना ही एक्सेप्टेंस नहीं है। यानी कि एक्सेप्टेंस का मतलब है कि मैंने सेलर को बता दिया कि भैया मैंने गुड्स एक्सेप्ट कर ली है, या फिर मैंने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे पता चल गया कि अब मैंने सामान जो है अपने पास रख लिया है, यानी कि मैंने वो सामान किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया, तो ऑब्वियसली मैंने गुड्स एक्सेप्ट कर ली है। तीसरा, आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम ही रिटेन्स गुड्स। आज 3 महीने हो गए, मैंने तुम्हारा सामान तुम्हें वापस ही नहीं किया, मतलब मैंने रख लिया। तीनों तरीके में क्या है, तीनों तरीके में एक्सेप्टेंस है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, डिलीवरी में भी हम पढ़ते हैं ये, ठीक है जी, क्लियर है। तो यस, कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, बट वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंडीशन। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम अपनी इम्प्लाइड कंडीशन से। पहली इम्प्लाइड कंडीशन देखो, पहली क्या थी, कंडीशन एज टू टाइटल। एज टू टाइटल का क्या मतलब था कि बेचने वाले के पास, जब वो सामान बेच रहा है तो उसके पास उस सामान की क्या होनी चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए। और अगर वो किसी के साथ अग्रीमेंट टू सेल कर रहा है, तो जब ये अग्रीमेंट टू सेल में कन्वर्ट होगा, उस समय उसके पास क्या होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए। देखो, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अनलेस द सिचुएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज सच as to show a different intention, there is an implied condition on part of the seller that in sale he has a right to sell the goods। भैया मैं मालिक हूँ, मैं अपना सामान बेच रहा हूँ, मैं पड़ोसी का नहीं बेच रहा। तुम्हें बेचना है तो अपना सोफा बेचो, तुम पड़ोसी का सोफा नहीं बेच सकते हो, ठीक है। और अग्रीमेंट टू सेल में he will have a right to sell at the time when property is to pass। जब ये ATS सेल में कन्वर्ट होगा तब ओनरशिप होनी चाहिए। आज मैंने तुम्हें कहा जी मैं तुम्हें गाड़ी बेचूंगी, आज मैं उस गाड़ी की मालिक नहीं हूं, लेकिन जिस समय मैं तुम्हें गाड़ी बेच रही होंगी ना, उस समय उस गाड़ी का मालिक होना मेरा जरूरी है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंडीशन एज टू
टाइटल। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, आगे चलते हैं। कंडीशन इन अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? डिस्क्राइब करना। आप सामान के बारे में जैसे जैसे गुणगान कर रहे हो ना, जैसा जैसा बता रहे हो, आपका सामान बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। यानी बताया कुछ और निकला कुछ और, होता बाहर निकला चूहा, तो वो नहीं होना चाहिए। इन सेल बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल कॉरस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन। यानी कि गुड्स के बारे में जैसा बताया गया है, गुड्स बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए। This means if you contract to sell peas, you cannot oblige the party to take beans. बता रहे हो कि मटर है भैया और बेच रहे हो उसे बीन्स, तो ये नहीं हो सकता। मटर बता रहे हो तो मटर ही बेचनी पड़ेगी, ठीक है। Hence if the description of the article tendered is different, then the buyer may not buy the goods. Obviously, जैसे सामान अगर बताया कुछ गया आ कुछ और गया, तो फिर बायर क्या कर सकता है? मना कर सकता है, भैया मैं ये सामान नहीं लूंगा। ऑनलाइन सेल में यही होता है, कितना अच्छा अच्छा फोटो दिखाते हैं, है ना, और जब वो सामान तुम्हारे हाथ में आता है तो लगता है तो कबाड़ है। तो डिस्क्राइब तो कुछ और किया, बताया तो कुछ और बेच कुछ और दिया। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। कंडीशन इन अ सेल बाय सैंपल। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल वेयर देयर इज अ टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू दैट इफेक्ट। अब कई बार सैंपल भी तो दिखाते हैं ना, जैसे वो 1 रुपए वाला पाउच आपको दे देंगे, वे कहेंगे भैया ये आप ट्राई कर लो, अच्छा लगेगा तो ये बड़ी बॉटल है, ठीक है ना। सैंपल दिखा के सेल होती है। तो हम कहते हैं जब सेलर सैंपल दिखा के बायर को कोई भी सामान बेच रहा है तो बल्क शेल कॉरस्पॉन्ड विद दी सैंपल। जैसे अगर सेलर ने बायर को 1000 पीसेस बेचे हैं, अगर इस 1000 पीसेस में बच्चे 990 पीसेस जो है वो सैंपल से मैच हो रहे हैं और 10 नहीं हो रहे हैं, तो आप ही नहीं कह सकते नहीं मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा, 10 पीस अलग आए। बल्क तो बच्चे मैच हो रहा है ना सैंपल से। 10% 15% तो ह्यूमन एरर हो जाता है, उसके कारण हम कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो बल्क शैल कॉरस्पॉन्ड विद दी सैंपल इन दी क्वालिटी दैट द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। और बायर को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि भैया कि क्या बल्क में आया है और क्या मुझे सैंपल दिखाया गया था, वो इन्हें क्या कर सके, इनको कंपेयर कर सके, ठीक है, इंस्पेक्ट कर सके। तीसरा देखो, दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स रेंडरिंग देम अनमर्केंटेबल। इसे मैंने क्या बोला था, इसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट डिफेक्ट। लेटेंट डिफेक्ट के लिए हमेशा ही कौन जिम्मेदार रहेगा? हमेशा ही सेलर जिम्मेदार रहेगा। और याद करोगे एग्जाम्पल दिया था तुम्हें, वो हरी चटनी पीसी थी हमने मिक्सी में, मिक्सी लेकर आए थे हम, है ना, और पहला चक्कर दूसरा चक्कर और मिक्सी क्या हो गई, उड़ गई, चटनी भी उड़ गई सारी। तो मिक्सी में क्या था, लेटेंट डिफेक्ट था। चाहे आप मिक्सी कितनी चेक करके लाओ, लेकिन अगर उसकी मोटर में डिफेक्ट था तो तुम मोटर थोड़ी ना चेक करके लेकर आओगे। जब तुम मिक्सी खरीदते हो तो ये थोड़ा बोलते चल भाई मोटर खोल, एक एक पुर्जा चेक करूंगा तब लेके जाऊंगा। आप ऊपर से जार चेक कर लिए, तार चेक कर लिए, ये इतने ही रीजनेबल चेक करते हो ना, इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको चेकिंग करने की, है ना। तो आपने उतना चेक कर लिया। लेटेंट डिफेक्ट यानी कि ऐसा डिफेक्ट जो सिर्फ सामान को इस्तेमाल करने के बाद ही पता चल सकता है, तो उसके लिए तो हमेशा ही कौन लायबल रहता है, सेलर लायबल रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंडीशन इन अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल। जब आप सैंपल भी दिखा रहे हो और गुड को डिस्क्राइब भी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका सामान डिस्क्रिप्शन से भी मैच होना चाहिए और आपका सामान सैंपल से भी मैच होना चाहिए। इफ द सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, it is not sufficient that the bulk of goods correspond with the sample if the goods do not also correspond with the description। यानी कि this means goods must match with the description and sample, दोनों से मैच होना चाहिए। इसमें मैंने तुम्हें चाय वाला एग्जाम्पल कराया था कि टी बेची गई है, बताया गया है कि उसमें 2 पत्तियों का ब्लेंड है और दिखाया गया है तुम्हें कि 3 पत्तियों का ब्लेंड है, तो ऑब्वियसली जो सामान आएगा तुम्हारे पास वो खराब ही आएगा। या तो वो इससे मैच करेगा या इससे मैच करेगा, दोनों से तो मैच करेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने दिखाया कुछ और है और बताया कुछ और है। तो यानी कि सेलर ने क्या किया है, ब्रीच ऑफ कंडीशन किया, ठीक है। आगे चलते हैं। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। बच्चे क्वालिटी और फिटनेस में मैंने कहा था कि वैसे तो देखा जाए ये कोई इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कैविएट एम्प्टर एप्लीकेबल होता है। रीड करते हैं इसको।
Normally in a contract of sale, there is no implied condition as to quality or fitness. For particular purpose, the buyer must test the goods before he buys them in order to satisfy himself that the goods shall be suitable for him. इसमें वो मिस्टर एक्स जो है झुंझुन वाला, वो गए थे अपने सूट का कपड़ा खरीदने और उन्हें वहां जाके एक बड़े बड़े फूलों वाला कपड़ा पसंद आ गया और उन्होंने क्या किया, सेलर से वो खरीद लिया। और जब इस कपड़े को लेकर वो टेलर के पास गए तो टेलर ने कहा भाई साहब ये तो पर्दे का कपड़ा है। तो क्या मिस्टर एक्स सेलर को कुछ भी कह सकते हैं? कहेंगे भी, सेलर कहेगा भाई साहब मुझे क्या पता आपने सूट सिलवाना है, आपने कहा ये जो कपड़ा है काट दो 6 मीटर, मैंने काट के दे दिया। अब आपको पर्दा सिलना है या सूट सिलना है तो आप जानो। तो ये तो बायर देखेगा ना व्हाट इज सुटेबल टू हिम और व्हाट इज नॉट, सेलर थोड़ी ना जानेगा। लेकिन हाँ, अगर बायर सेलर को क्या करता है, अपना पर्पस बताता है और उसकी स्किल पे रिलाई करता है, रिलाई ऑन स्किल ऑफ सेलर, तब सेलर जिम्मेदार हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे मिस्टर एक्स बताते कि भैया मुझे सूट सिलवाना है, तुम बताओ सूट के लिए कौन सा अच्छा कपड़ा है, और फिर सेलर कहता भैया ये कपड़ा ले जाओ फूलों वाला, और फिर टेलर मना करता, तब कौन लायबल होता? तब सेलर लायबल होता। लेकिन अगर बायर ने ये दो काम नहीं किए, ना तो अपना पर्पस बताया कि मुझे सामान किस लिए चाहिए, और ना ही बायर ने ये बताया कि भैया तुम मुझे सजेस्ट करो कि क्या लेना चाहिए, तो फिर ठीक है, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के ले जाओ, दुकान भरी पड़ी है, पैसे दो ले जाओ, तो सेलर लायबल थोड़ा ना होगा उसके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है इसमें कंडीशन ऑफ मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? सामान जो खरीदा बेचा जा सके। वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर who deals in goods of that description, there is an implied condition that the goods are of merchantable quality. जब भी सेलर कोई सामान बेचेगा तो वो सामान कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि वो बेचने और खरीदने लायक हो। This means goods should be such that they are commercially sellable as per the description by which they are known in the market at their full value. याद है इसमें कोयले वाला एग्जाम्पल कराया था कि मिस्टर एक्स जो है सर्दियों के लिए कोयला खरीद के ले गए कि अंगीठी में जलाएंगे, और अंगीठी में जैसे ये कोयला डाला वो क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। तो कोयले का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ब्लास्ट होना, यानी कि बेचने वाले ने कोयला मर्केंटेबल क्वालिटी का नहीं बेचा था, तो सेलर ने क्या किया है? ब्रीच ऑफ कंडीशन की है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंडीशन एज टू होलसमनेस इन केस ऑफ ईटेबल्स। होलसमनेस की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किसमें एप्लीकेबल होगी? ईटेबल्स में एप्लीकेबल होगी। एंड प्रोविजंस इन एडिशन टू द इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी देयर इज अनदर इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड शैल बी होलसम। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, एक्स ने मिल्क वाले से, मिल्कमैन से दूध खरीदा है और दूध पी के बीमार पड़ गया। बाद में जब दूध की चेकिंग हुई तो पता चला उसमें क्या थे? टाइफाइड के जर्म्स थे। तो क्या ये दूध फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन था? नहीं था। तो कोई भी खाने पीने का सामान विच इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगर सेलर बेचता है तो वो क्या करता है? ब्रीच ऑफ कंडीशन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम किस पे आते हैं? इम्प्लाइड वारंटीज पे आते हैं। 4 इम्प्लाइड वारंटीज थी हमारी। पहली देखो, वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन। In a contract of sale, unless there is a contrary intention, there is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods. मैंने तुम्हें बताया था, मिस्टर ए है, उन्होंने सेकेंड हैंड टीवी खरीदा, उसको रिपेयर भी कराया। इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, क्लाइमैक्स है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है और पता चलता है कि मिस्टर बी खड़े हैं पुलिस के साथ, और वो क्या कह रहे हैं? भैया ये टीवी मेरा है, तुमने किससे खरीदा? अब पुलिस ये टीवी उठा के ले जाती है। तो बेचने वाले ने किस चीज का ब्रीच किया है? वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन। क्योंकि मिस्टर ए ने जो सामान खरीदा है, लॉ उन्हें अधिकार देता है कि वो उसका पोजेशन एंजॉय भी कर पाए, और अगर आपके पोजेशन में कोई भी बाधा डालता है तो फिर सेलर ने क्या किया है? ब्रीच ऑफ वारंटी किया है। आगे चलते हैं। If the buyer is anywhere disturbed in the enjoyment of the goods in consequence of the seller's defective title, ऐसे टीवी वापस क्यों ले लिया गया? क्योंकि जिसने बेचा था, सी ने बेचा था इन्हें ये टीवी, तो सी का डिफेक्टिव टाइटल था। व्हाट डू यू मीन बाय डिफेक्टिव टाइटल? यानी कि सी ओनर ही नहीं था, या ओनर था आधा अधूरा था,
या डिस्प्यूट थी ओनरशिप को लेके। जब ऐसा सामान सी ने ए को बेचा और ए को कुछ बताया भी नहीं और बाद में ये तो फंस गया, तो सेलर के डिफेक्टिव टाइटल के कारण अगर बायर मिस्टर ए का पोजेशन डिस्टर्ब होता है तो मिस्टर सी यानी कि जो क्या है सेलर है, उन्होंने क्या किया है, ब्रीच ऑफ वारंटी। क्योंकि बी आ गया ना लेने, बी ने कहा टीवी तो मेरा है, सी का तो है ही नहीं, सी ने कैसे बेच दिया तुझे। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। सेकेंड वारंटी, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय एनकम्बरेंसेस? क्या होता है एनकम्बरेंसेस? भार होना, किसी चीज पे लोन होना, किसी चीज पे कोई पैसा बकाया होना, वो होता है एनकम्बरेंसेस। देखो, इन एडिशन टू द प्रीवियस वारंटी द बायर इज एंटाइटल्ड टू अ फर्दर वारंटी दैट द गुड्स आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी चार्ज और राइट इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था तुम्हें कि एक्स ने गाड़ी खरीदी है वाई से, वाई ने ये गाड़ी फाइनेंस कराई थी बैंक से, और बैंक की अभी सारी इंस्टॉलमेंट्स उसने चुकाई नहीं है, और ये बात उसने एक्स को बताई नहीं। एक्स कौन है? बायर, और वाई कौन है? सेलर। अब जब गाड़ी बिक गई तो बैंक वाले किसके पास आ गए? एक्स के पास। भाई साहब ये गाड़ी तो हम लेके जा रहे हैं क्योंकि वाई ने इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई। तो गाड़ी क्या थी? इनकम्बर्ड थी, गाड़ी पे चार्ज था, या गाड़ी के ऊपर बैंक वालों के पास कुछ राइट्स थे, अधिकार थे, यानी कि राइट्स इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी, राइट्स इन फेवर ऑफ बैंक। और ये बात सेलर ने बायर को नहीं बताई, तो यानी कि सेलर ने क्या किया है? ब्रीच ऑफ वारंटी किया। If the possession is in any way disturbed by reason of the existence of any charge or encumbrance on the goods in favor of any third party, he shall have a right to claim damages for breach of this warranty. ब्रीच ऑफ वारंटी में डैमेजेस मिलते हैं, ये तो हमें पता ही है, ठीक है ना। तो सेलर ने क्या किया है? ब्रीच ऑफ वारंटी किया है, यानी कि मिस्टर एक्स जो है, जो भी पैसा बैंक को चुकाएंगे वो भी रिकवर कर सकता है सेलर से, डैमेजेस भी ले लेगा। गाड़ी रख ले मिस्टर एक्स, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वाई ओनर था, ऐसी बात नहीं है कि वो ओनर नहीं था, ठीक है। तो गाड़ी मिस्टर एक्स रखे, लेकिन वो जो भी बकाया पैसा देंगे, जो भी उनको परेशानी हुई, वो डैमेजेस किससे ले लेंगे? वाई से ले लेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तीसरी, वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर सेलर कोई भी ऐसा सामान बेचता है जो कि हार्मफुल हो सकता है, किसके लिए? बायर के लिए, तो ये उसे बताना है। और अगर सेलर नहीं बताता है तो फिर वो क्या करता है? ब्रीच ऑफ वारंटी। जैसे मैंने कहा था कि एक मिस्टर ए है, इन्होंने एक डिसइंफेक्टेंट पाउडर खरीदा मिस्टर बी से, और इस डिसइंफेक्टेंट पाउडर की बोतल को खोलने का एक तरीका था जो कि इन्होंने बताया नहीं, भूल गए। अब जब ए ने वो बोतल खोली, नॉर्मल तरीके से खोली, तो वो सारा पाउडर उनकी आंख में चला गया। तो हम यहाँ पे कहते हैं ये डिसइंफेक्टेंट पाउडर जो था ये डेंजरस नेचर का है, और उसको यूज करने का, इस्तेमाल करने का एक पर्टिकुलर तरीका था जो सेलर को बताना चाहिए था। और अगर सेलर ने नहीं बताया तो उसने क्या किया है? ब्रीच ऑफ वारंटी। देखते हैं, व्हेन अ पर्सन सेल गुड्स नोइंग दैट द गुड्स आर इनहेरेंटली डेंजरस और दे आर लाइकली टू बी डेंजरस टू द बायर एंड द बायर इज इग्नोरेंट ऑफ द डेंजर, ही मस्ट वार्न द बायर ऑफ द प्रोबेबल डेंजर, अदरवाइज ही विल बी लायबल टू डैमेजेस। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। तो ये तो आपकी क्या थी? वारंटी थी। फिर मैंने आपको कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस में ही कैविएट एम्प्टर भी पढ़ाया था, यहाँ पे हम अलग से देख लेते हैं। कैविएट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? लेट दी बायर बिवेयर। जैसे हमने कहा कि भैया जिन्हें सूट सिलवाना है वो देखे ना कि कौन सा कपड़ा सूटेबल है सूट सिलवाने के लिए। तुम बड़े बड़े फूलों वाला ले गए, हम तो गोविंदा स्टाइल में जी यही पहनेंगे, तो सेलर को क्या पता कि तुम्हें पर्दा नहीं बनाना, तुम्हें सूट बनाना है ना। तो लेट दी बायर बिवेयर। द सेलर इज अंडर no duty to reveal unflattering truth about the goods sold. सेलर आपको एक एक चीज नहीं बताता, कहता ना हलवाई कभी अपनी दुकान की मिठाई नहीं खाता, पड़ोस की हलवाई की खाता है। तो सेलर आपको एक एक चीज नहीं बताएगा, कुछ दिमाग आपको खुद भी लगाना है एज अ बायर, ठीक है। Therefore, when a person buys some goods, he must examine them thoroughly. वो खुद भी उसको क्या करे? thoroughly चेक करे। If the goods turn out to be defective or do not suit his purpose, अगर वो उसके पर्पस को सूट ही नहीं करता और ही डिपेंड्स अपॉन हिज ओन स्किल्स एंड मेक्स अ बैड डिसीजन, ही कैन नॉट ब्लेम दी सेलर। तो वो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता है। एक्सेप्शंस क्या है कैविएट एम्प्टर की? आपकी सारी इंप्लाइड कंडीशंस, किसकी एक्सेप्शन है? कैविएट एम्प्टर की। देखो, सेलर मेक्स अ मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर सेलर ने आपसे झूठ बोला है तो ऑब्वियसली फिर कैविएट एम्प्टर कहां से लगाओगे? सेलर मेक्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड करते हैं आपके साथ,
ऑब्वियसली फिर आप कहां से कैविएट एंटर लगाओगे। वेयर द गुड्स परचेज बाय डिस्क्रिप्शन बट दे डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, आ गई ना आपकी इम्प्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन की। वेयर द गुड्स आर नॉट अ मर्केंटेबल क्वालिटी, ये भी आ गई कंडीशन। नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल, ये भी आ गई आपकी कंडीशन। वेयर द बायर रिलाइज ऑन सेलर, ट्रेड यूसेजेस। ट्रेड यूसेजेस का क्या मतलब होता है कि जहां पर हम कहते हैं कि भैया ट्रेड प्रैक्टिस चलती है कि सेलर खुद आगे बढ़ के बताता है कि भैया ये खराबी है गुड में। जैसे ये बायर है, ये सेलर है, तो इनकी ट्रेड में ये चलता है कि भैया समुद्र के रास्ते से जो भी सामान आता है वो 5% 10% जितना भी खराब होता है बायर खुद ही डिस्क्लोज करता है। और अगर बायर ये बात सेलर को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है तो सेलर क्या मान के चलेगा कि भैया खराब सामान तो ये पहले बाहर निकाल चुके हैं, अब जो ये मुझे बेच रहे हैं सारा सही है, ठीक है ना। और अगर बायर ने इसको नहीं बताया और सेलर को बाद में पता चलता है कि भैया 10% सामान खराब है, तो बायर ने क्या किया है, सॉरी मैं उल्टा बोल गई हूं इसे, यानी कि सेलर ने नहीं बताया है कि 10% सामान जो है वो खराब है, तो बायर क्या समझेगा कि भैया सारा सामान ठीक है। तो सेलर ने यानी कि क्या की है, ब्रीच ऑफ वारंटी की। क्योंकि ट्रेड यूसेज कहती है कि सेलर को बताना है कि भैया 10% जो सामान है वो खराब है। अगर वो नहीं बताएगा तो बायर तो मान लेगा कि सारा सही है। ट्रेड यूसेज ऐसी है। ट्रेड यूसेज का क्या मतलब होता है, जो आपके ट्रेड में प्रैक्टिस चली आ रही है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, एक्सेप्शंस टू कैविएट एम्प्टर है। आगे चलते हैं। रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, ओनरशिप। अब ये बड़ा मुद्दा है कि भैया हमने ये तो पढ़ लिया कि जो ओनर है वही नफे नुकसान का मालिक भी है, लेकिन आप सामान के मालिक किस पॉइंट ऑफ टाइम पे बने, ये तो झगड़ा हो जाएगा। अब जैसे आपने पेप्सी खरीदी है, पेप्सी अभी काउंटर पे रखी है, गिर गई फूट गई, दुकानदार कह रहा भैया तुम लायबल हो, तुमने कहा भैया मैं क्यों लायबल हो, तुम दुकानदार को कह रहे हो कि दुकानदार तू लायबल है, अब तुम झगड़ लो। तो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर हुई ये जानना भी तो बड़ा जरूरी है, तभी तो उसके माथे पे उसके सर पे छीका फोड़ेंगे जो ओनर है। तो पहले ये तो जान ले कि ओनर कौन है और वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनर बना। देखो तो इसके कुछ रूल्स हैं। पहला, इसमें भी देखो मैंने फ्लो चार्ट बनवाया था, अपनी अपनी नोटबुक्स में वो फ्लो चार्ट निकालो पहले फटाफट। रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक फ्लो चार्ट बनवाया था मैंने, तुम्हें निकालो। निकाल लिया सबने, फटाफट यस 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 बोलो मुझे। टॉपिक निकाल लिया अपनी अपनी नोटबुक में ये वाला सबने। चलो जी निकाल लिया, अब आ जाओ। अब इसमें भी देखो हमने रूल्स पढ़े थे कि किस किस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है हमारी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। सबसे पहले देखो स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट्स का मतलब क्या होता है, देखो गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। यानी कि अब गुड्स में कुछ करना बकाया नहीं है, सेलर ने सब कुछ किया हुआ है, प्राइस भी असर्टेन्ड है, गुड्स पैक्ड है, सब कुछ है, और अब तो बायर बाउंड है इस सामान को लेने के लिए। तो हम उसे क्या कहते हैं कि गुड्स कैसी है, डिलीवरेबल स्टेट में है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं जैसे ही गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है और अब बायर बाउंड है सामान को लेने के लिए, तो यानी कि हमारी तरफ से ओनरशिप क्या होगी, ट्रांसफर हो, ठीक है। तो गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम, ठीक है जी। दूसरा, अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, सेक्शन 20 से स्टार्ट है, आगे कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स आर नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, तो भैया डिलीवरेबल स्टेट में ले आओ, जो काम करना बकाया है वो कर दो उस पे, है ना। और डिलीवरेबल स्टेट में लाके आप क्या कर दो, बायर को बता दो ये रहा भाई तेरा सामान, अब मेरी तरफ से सब कुछ हो गया, तो भी हम क्या मान लेंगे कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। आगे चलते हैं। तीसरा, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट में तो है, बट
द सेलर इज बाउंड टू वे, मेजर, टेस्ट और टू डू सम अदर थिंग फॉर असर्टेनिंग द प्राइस, यानी कि सबको डिलीवरेबल स्टेट में तो है, लेकिन प्राइस असर्टेन करना भी बाकी है, उसको तोल के उसका प्राइस असर्टेन करना भी बाकी है। तो ये ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि प्राइस असर्टेन नहीं हो जाता और किसको नोटिस नहीं मिल जाता, बायर को। बायर को नोटिस मिल जाता है का क्या मतलब है कि बायर को भी पता है ये मेरा सामान है, ठीक है। द प्रॉपर्टी डज नॉट पास टिल सच एक्ट और थिंग इज डन एंड द बायर हैज नोटिस ऑफ इट। याद करो रुई वाला एक तुम्हें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ये सेलर साहब है, रुई बेचते हैं और ये बायर साहब इनके यहाँ आए हैं। अब इन्हें 100 किलो क्या चाहिए, रुई चाहिए, कॉटन चाहिए। अब सेलर का जो नौकर है वो अंदर से जा जाके थैलों में रुई भर के लेकर आता जा रहा है, सेलर साहब वेइंग मशीन पे भरते जा रहे हैं, तो किसी पैकेट में 10 किलो आ रही है, किसी में 12 आ रही है, प्राइस असर्टेन करते जा रहे हैं। अब ऐसे करते करते 6 पैकेट तो रेडी हो चुके हैं, यानी कि 50 किलो रुई तो तुल चुकी है, बाकी 50 किलो रुई जो अभी तुलनी बाकी है, दुकान में आग लग जाती है। अब बताओ ये तो 6 पैकेट जो बन के तैयार हो गए, जिनका वेइंग मशीन पे मेजर भी हो गया, प्राइस भी हो गया, बायर सामने ही खड़ा है, तो बायर को तो नोटिस हाथ के हाथ मिल ही रहा है ना। तो मुझे बताओ अगर आग लग जाती है और ये 6 पैकेट्स भी जल जाते हैं तो इन 6 पैकेट्स का नुकसान कौन बियर करेगा, सेलर या बायर? हाँ जी, फटाफट चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ। बायर आंसर आ गया, यस, क्योंकि डिलीवरेबल स्टेट में तो था और प्राइस असर्टेन जो करना था वो हो ही गया। नोटिस टू बायर, ये रहा, बायर सामने खड़ा था, उसे पता ही चल रहा था कि भैया ये तो अब मेरे पैकेट है, तो जितने पैकेट पे काम हो गया उसका मालिक तो कौन बन गया, बायर बन गया। तो नुकसान भी कौन बियर करेगा, बायर बियर करेगा, ठीक है। तो ये तो हमने 3 चीजें पढ़ी थी जब हमारे गुड्स कैसे थे, जब हमारे गुड्स असर्टेन गुड्स थे। देखो फ्लो चार्ट में मैंने बड़ा बड़ा लिखवाया था व्हेन गुड्स आर असर्टेन, और असर्टेन गुड्स में फिर मैंने 3 कैटेगरीज में बनवाई थी, व्हेन गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट, व्हेन गुड्स आर नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, और तीसरा डिलीवरेबल स्टेट तो है लेकिन प्राइस या वेइंग करना अभी बाकी है, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी पे आ जाओ। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, व्हेन गुड्स आर असर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स। तो अनअसर्टेनमेंट को पहले तो क्या कर दो, असर्टेनमेंट, और फिर उसके बाद क्या कर दो, एप्रोप्रिएशन। असर्टेनमेंट कौन करता है, सेलर करता है। सेलर ने जब आपके लिए सामान अलग निकाल के रखा तो वो असर्टेनमेंट है, लेकिन जब सेलर ने ये बात बायर को भी बता दी, नोटिस दे दिया बायर को कि भैया ये रहा तेरा सामान, मेरी तरफ से सब कुछ हो गया, अब आज से ये सामान तेरा है, तो क्या हो गई, एप्रोप्रिएशन। और प्रॉपर्टी कब पास होती है, एप्रोप्रिएशन पे पास होती है। असर्टेनमेंट के बाद ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, ओनरशिप ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशन के बाद होती है, ये बात याद रखना। तभी देखो मैंने हर जगह यहाँ पे क्या लिखा है, बायर हैज नोटिस, क्योंकि गुड्स तो पहले से ही असर्टेन थे और बायर का नोटिस देके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था ऊपर, एप्रोप्रिएशन। तो इस कैटेगरी में भी मैं क्या कर रही हूँ, गुड्स अनअसर्टेन्ड है तो पहले तो उन्हें क्या कर दिया, असर्टेन, और उसके बाद क्या कर दिया, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है, नोटिस टू बायर, यानी कि अब बायर मुकर नहीं सकता सामान से, ठीक है जी, क्लियर है। आगे चलते हैं। फिर हमने एक पढ़ा था सेल और रिटर्न बेसिस, यानी कि सामान रखना है तो रखो, वापस करना है तो वापस कर दो, ठीक है, आपकी मर्जी है। व्हेन ही सिग्निफाइज इज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस, अगर किसी ने आपको सामान ऐसे दिया है तो जिस दिन आप अपनी एक्सेप्टेंस दे दोगे आप मालिक बन जाओगे सामान के। अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू दी सेलर और डज एनी अदर एक्ट एडॉप्टिंग दी ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि भाई तुम्हारे पड़ोस वाले परचून वाले भैया हैं, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा मैंगो स्क्वैश आया है भैया ले जाओ, पसंद आए तो पैसे दे जाना, नहीं तो कोई बात नहीं, बॉटल वापस कर जाना। अब अगर तुमने बॉटल पहले दिन खाली कर दी तो यानी कि तुमने तो गुड का क्या कर लिया, एक्सेप्टेंस कर लिया ना। अभी पीछे पढ़ा भी हमने कि गुड्स की एक्सेप्टेंस कब मानी जाती है, अप्रूवल कब माना जाता है ना। तो पहला तो क्या तुमने कम्युनिकेशन कर दिया, ठीक है ना, अप्रूवल और एक्सेप्टेंस। पहला में तो क्या कम्युनिकेशन, फोन करके बता दिया भैया बहुत बढ़िया स्क्वैश था, मैं कल पैसे दे जाऊंगा। दूसरा तुमने क्या कर दिया, एडॉप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, तुमने वो बॉटल उठा के आगे बेच दी। तीसरा तुमने रिटर्न नहीं किया उसको विद इन टाइम, नॉट रिटर्न विद इन रीजनेबल टाइम। तो इन तीनों चीजों में हम मान लेंगे कि प्रॉपर्टी क्या होगी, पास होगी। देखो पढ़ लेते हैं। इफ इट डज नॉट सिग्निफाइज अप्रूवल, अब आपने कम्युनिकेशन तो नहीं किया, फोन नहीं किया उन्हें,
बट रिटेन्स द गुड विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन। गुड्स रख लिए यानी कि ना तो हाँ ना तो ना। और अगर कोई टाइम फिक्स था, अगर दुकानदार ने तुम्हें कहा था कि भैया अगर बॉटल वापस करनी है तो 2 दिन में कर जाना, उसके बाद नहीं लूंगी, तो अगर 2 दिन के अंदर तुमने बॉटल वापस नहीं की, स्क्वैश की, तो फिर तो वो वैसे भी मान ली जाएगी तुम्हारी। और अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है, नो टाइम हैज बीन फिक्स, तो फिर विद इन रीजनेबल टाइम वापस करो। 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये थोड़ा ना अगले 6 महीने बाद अगले सीजन में आ रहे हो भाई साहब ये बॉटल वापस ले लो, नहीं। अगर गुड्स वापस करने भी है तुम्हें तो विद इन रीजनेबल टाइम वापस करो, अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है तो, वरना मान लेंगे कि गुड्स तुम्हारे हो गए हैं। तो सेल और रिटर्न बेसिस पे हम कहते हैं आप मालिक तब बनोगे जब आप इन तीनों में से कोई एक काम कर दोगे। जैसे ही आपने इन तीनों में से कोई भी एक काम किया, हम मान लेंगे कि आपने गुड्स की क्या दे दी है, एक्सेप्टेंस दे दी है, और आप क्या बन गए हो, मालिक बन गए हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। देखो अभी तक हम जनरल रूल क्या पढ़ रहे थे कि गुड्स सिर्फ और सिर्फ कौन बेच सकता है, जो उसका मालिक है ना। जनरल रूल क्या है, नेमो डेड क्वेड नॉन हैबिट, यानी कि नो वन कैन ट्रांसफर what he does not himself possess। भाई जो आपका नहीं है वो आप आगे भी किसी को नहीं दे सकते हो, लेकिन इसकी क्या है, इसकी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस यानी कि जहां पर आप सामान के मालिक नहीं हो फिर भी आप सामान बेच रहे हो और खरीदने वाले को क्या मिल रही है, ओनरशिप मिल रही है। वैसे तो अगर मेरा पेन है मैं तुम्हें बेचूंगी तभी तुम्हें ओनरशिप मिलेगी, ठीक है ना। कोई और मेरा पेन बेच देगा तुम्हें तो तुम्हें ओनरशिप नहीं मिलेगी। जनरल रूल तो यही है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे भी हैं कि पेन की मालिक मैं हूं मगर ये बेचा किसी और ने, तो भी उसे क्या मिल जाएगा, गुड टाइटल। देखो कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस टू द रूल, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है, आपका बिजनेस एजेंट, जो आपका सारा व्यापार संभाल। अब ऑब्वियसली उसको तो काम ही है रोज तुम्हारे बिहाफ पे सामान खरीदना और बेचना। अगर वो सामान बेचेगा और खरीदने वाले को ओनरशिप नहीं मिलेगी तो वो तुम्हारा काम धंधा संभालेगा कैसे। तो मर्केंटाइल एजेंट यानी कि वो तुम्हारी परछाई है, मतलब ना मेरा साया साथ साथ चलेगा। तुम्हारा मर्केंटाइल एजेंट वही है, तुम्हारा साया ही है वो, तो तुम्हारा साया जो भी काम करेगा मान लेंगे कि वो तुमने ही किया है। तो मर्केंटाइल एजेंट जब भी सामान बेचेगा तो खरीदने वाले को क्या मिलेगा, ओनरशिप मिलेगा। आगे चलते हैं। सेल बाय ज्वाइंट ओनर ऑफ ओनर। अब एक सामान के एक से ज्यादा मालिक है, एक गाड़ी है उसके 2 मालिक हैं, जैसे मैं भी मालिक हूं, सपोज करो मिस्टर ए और मिस्टर बी, इनकी कार है, दोनों मालिक हैं इसके 50-50। अगर खाली बी ने ये गाड़ी बेच दी, कागज इसके वास्ते से बेच दी, तो खरीदने वाले को यानी कि मिस्टर सी को, ये बायर है, इनको क्या मिलेगा, इनको गुड टाइटल मिल जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आती है सबको, ठीक है। क्योंकि मालिक तो था ही ना बी, चाहे आधा ही क्यों ना था, सी को थोड़ा ना सपने आएंगे। तो हम कहते हैं एक सिंगल ओनर भी बेचता है तो भी खरीदने वाले को गुड टाइटल मिल जाएगा। तीसरा देखो, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुम्हें मैंने रिवाइज भी कराया था फ्रॉड में। अगर एक ज्वेलर है, उससे किसी ने फ्रॉड करके ज्वेलरी ली है और फिर इस फ्रॉड वाले ने ये ज्वेलरी आगे किसी सी को बेच दी, तो जब तक ये जो ए है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे उससे पहले अगर सामान बी ने सी को बेच दिया तो सी को क्या मिल जाएगा, गुड टाइटल मिल जाएगा, क्योंकि बी के पास ये सामान कैसा था, अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्जाम्पल हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सपोज करो ए ने ये सामान बेचा था 1 तारीख को और ए ने ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के कारण कैंसिल किया है 5 तारीख को, और ये बी ने सी को सामान दिया 4 तारीख को, तो सी को क्या मिल जाएगा, गुड ओनरशिप मिल जाएगी। आगे चलते हैं। सेल बाय अ सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। टीवी नंबर 1 एंड टीवी नंबर 2 एग्जांपल याद करो। सेलर ने 2 टीवी बेचे हैं बायर को, टीवी नंबर 1 एंड टीवी नंबर 2। टीवी नंबर 1 तो बायर ले गया अपने साथ, टीवी नंबर 2 किसके पास छोड़ गया, सेलर के पास। टीवी नंबर 1 में खराबी आई तो बायर वो टीवी भी किसको वापस दे गया, सेलर को दे गया। अब दोनों टीवी किसके पास है, सेलर के पास। लेकिन टीवी नंबर 1 सेलर के पास किस कैपेसिटी में है, बेली की कैपेसिटी में, और टीवी नंबर 2 के पास किस कैपेसिटी में है, सेलर की कैपेसिटी में। तो अब अगर सेलर ये दोनों टीवी बेचता है तो ये वाला टीवी अगर बेचेगा वो किसी को, तो बायर को गुड टाइटल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर टीवी नंबर 2 वो किसी को बेचता है तो क्या मिल जाएगा, बायर को गुड टाइटल मिल जाएगा।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेल बाय अ बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स, अगर बायर के पोजेशन में सामान है, चाहे अभी उसने पूरे पैसे नहीं दिए हैं, उसको पूरे ढंग से ओनरशिप नहीं भी मिली है, तो भी अगर वो सामान अगर आगे किसी को बेचेगा तो खरीदने वाले को गुड टाइटल मिल जाएगा। सेल बाय एन अनपेड सेलर, ये भी हम अनपेड सेलर में पढ़ेंगे, ठीक है। फाइंडर ऑफ गुड्स, ये आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिवीजन में पढ़ लिया। फाइंडर ऑफ गुड्स की भी क्या सिचुएशन है, बेली, तो हमने पढ़ा कि वो कब कब गुड्स बेच सकता है, पढ़ा ना हमने। तो वो अगर उन सर्कमस्टांसेस में गुड्स बेच सकता है या उन सर्कमस्टांसेस में उसने गुड्स बेचे हैं तो खरीदने वाले को गुड टाइटल मिलेगा। फिर एस्टॉपल एज टू टाइटल, एस्टॉपल का क्या मतलब है, इसमें मैंने एग्जांपल दिया था, एक्स वाई को एक टीवी बेच रहा है और ये टीवी किसका है, जेड का है। जेड सामने ही है मगर वो रोक नहीं रहा एक्स को, कुछ नहीं कह रहा। जब टीवी बिक गया, पैसे का मामला सब तय हो गया, उसके बाद वो वाई के घर जाके कह रहा है भाई साहब ये तो मेरा टीवी है, तो वाई कह रहा है भाई साहब वही तो थे सामने, आप क्यों नहीं रोका आपने, तो हम जेड के ऊपर क्या लगा देंगे, स्टॉप, ठीक है। तो वाई को क्या मिलेगी, गुड ओनरशिप, गुड टाइटल मिल जाएगा। लास्ट प्लेजी, प्लेजी क्या होता है, सामान गिरवी रखना। जैसे एक्स ने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी वाई के पास, तो एक्स कौन प्लेजर, वाई कौन प्लेजी। अब ज्वेलरी गिरवी रखी गई है 6 महीने के लिए, 6 महीने हो गए, वाई ने कहा भैया पैसा दे दो, ज्वेलरी वापस ले जाओ। एक्स ने कहा मेरे पास तो भाई साहब पैसे नहीं है, तो वाई क्या करेगा, ऑब्वियसली ज्वेलरी बेच के अपने पैसे रिकवर करेगा। वाई ने ये ज्वेलरी बेची 6 महीने के बाद और एक्स को नोटिस देने के बाद जेड को, तो जेड को क्या मिल जाएगा, गुड टाइटल मिल जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक बात सबको समझ में आती है। ऑलमोस्ट हमारा आधे से ज़्यादा सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिलीवरी, सेक्शन 2(2). देखो डिलीवरी का मैंने क्या मतलब बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं कह रही हूँ 2 चीज़ें हैं और दोनों को बिल्कुल अलग अलग लेके चलना, ठीक है ना। एक तो है आपका पोजेशन और दूसरा क्या है, आपकी ओनरशिप, ठीक है। अभी तक तो हम बात हमेशा किसकी कर रहे थे, ओनरशिप की। हमने रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा, हमने सेल पढ़ा, अग्रीमेंट टू सेल पढ़ा, हमने हर जगह किस चीज़ की बात की, ओनरशिप की। लेकिन अब डिलीवरी में हम किस चीज़ की बात करेंगे, हम पोजेशन की बात करेंगे। तो यानी कि जब आप किसी को पोजेशन दे रहे हो तो वो क्या है, वो डिलीवरी है। अभी हमें पता नहीं है ओनरशिप दे रहे हो नहीं दे रहे हो, जरूरी नहीं है कि पोजेशन दे रहे हो तो आप ओनरशिप भी दे रहे हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर ओनरशिप दे रहे हो तो पोजेशन भी दे रहे हो। दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग टाइम पर हो सकती हैं, ठीक है। तो डिलीवरी इज व्हाट, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी कि तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे कहा कि मैम मुझे ये पेन खरीदना है, तो मैंने कहा हाँ जी खरीद लो। और तुमने मुझे कहा कि मैम 2 दिन के लिए ट्रायल पे ले लूँ, तो मैंने कहा ठीक है ले लो। और मैंने तुम्हें ये पेन दे दिया, मैंने तो तुम्हें ओनरशिप नहीं दिया, मैंने अभी तुम्हें क्या दिया है, अभी मैंने तुम्हें सिर्फ पोजेशन दिया है, ठीक है ना। और हो सकता है कि तुम पेन खरीद लो तो मैं ओनरशिप और पोजेशन दोनों तुम्हें साथ साथ दे दूँ, तो दोनों चीज़ें साथ साथ भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। 3 तरीके की डिलीवरीज हमने पढ़ी थी। पहली कौन सी, फिजिकल और एक्चुअल डिलीवरी। फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स इज हैंडेड ओवर बाय द सेलर टू दी बायर। यानी कि ये पेन मैंने उठा के तुम्हारे हाथ में रख दिया, जब ये पेन मैंने तुम्हारे हाथ में रख दिया तो कैसी डिलीवरी है, फिजिकल डिलीवरी है, ठीक है ना। दूसरी आती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, व्हेन अ थर्ड पर्सन हु इज इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स acknowledges that he holds the goods on behalf of the buyer। इसमें याद करो मैंने एग्जांपल दिया था कि सेलर ने बायर को सामान बेचा है और सेलर ने क्या बोला है कि भैया ये सी के गोडाउन में पड़ा है, बायर सी के गोडाउन के पास ही रहता है। तो सेलर ने कहा कि ठीक है सर जी आप सीधा सी से ही ले लो, पहले मैं सामान मंगाऊं फिर आप मुझसे लेके जाओ, क्या फायदा। तो सेलर ने सी को फोन किया कि भैया सामान पड़ा है, वो किसको दे देना, बायर को दे देना। तो सी ने जैसे ही एक्नॉलेज किया बायर को, लेटर लिखा, वर्बली रिटर्न या जो भी है, एक्नॉलेज किया कि हाँ जी भाई मेरे पास सामान है आप आके ले जाओ, जैसे ही एक्नॉलेजमेंट हुई हम क्या मान लेंगे कि सेलर की तरफ से बायर को क्या हो गई, डिलीवरी हो गई, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी यानी कि वो थर्ड पार्टी, यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन है, सी, हु इज इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। सी क्या है, सी के पास पड़े हैं गुड्स अभी, एक्नॉलेजेस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एक्नॉलेजेस दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। सी ने बोल दिया ना कि सर मेरे पास सेलर का सामान पड़ा है और मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, अभी ये सामान आप ही का है, आप आके ले जाओ, तो हम मान लेंगे कि डिलीवरी हो गई। आगे चलते हैं। तीसरी तरीके की डिलीवरी सिंबॉलिक डिलीवरी।
डिलीवरी इज मेड बाय इंडिकेटिंग और गिविंग अ सिंबल। अब जैसे गोडाउन में सामान पड़ा है, 2000 बॉक्सेस मुझे तुम्हें डिलीवर करने हैं, तो एक डब्बा तुम्हारे हाथ में उठा के तुम फिजिकल डिलीवरी तो वो होगी। तो या फिर मैंने तुम्हें गोडाउन की चाबी दे दी, मैंने कहा सर जी ये लो चाबी, अब तो सामान आपके कब्जे में है, जब मन हो निकाल लेना। तो जैसे ही गोडाउन की चाबियां तुम्हारे हाथ में आई, मेरी तरफ से सामान की डिलीवरी तुम्हें हो गई। ठीक है, ये क्या है? सिंबॉलिक डिलीवरी है। तो ये 3 तरीके की डिलीवरीज हमने पढ़ी थी। फिर हमने नेक्स्ट डिलीवरी में ही क्या पढ़ा था? रूल्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। रूल्स थे बहुत सारे, लेकिन बहुत सिंपल थे। एक एक करके हम देखते जाते हैं। डिलीवरी में भी इधर एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव, ये अभी हमने पढ़ लिया। डिलीवरी एंड पेमेंट आर कॉन्करेंट कंडीशंस। जनरली हम ये कहते हैं कि डिलीवरी के टाइम पर ही पेमेंट होती है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्रेडिट पे भी तो सामान बिकता है, या सामान देने से पहले एडवांस भी तो लिया जाता है। जनरली डिलीवरी और पेमेंट्स कॉन्करेंट यानी कि सेम टाइम पर होते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखो, अफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू पास ऑन डिलीवरी। देखो कई बार देखने में हमें ये लगता है यार अभी तो आधा सामान हुआ है, आया है, ये तो पार्ट डिलीवरी है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होता है? वो फुल डिलीवरी होती है। तो ये हमें फैक्ट से देखने से पता चलेगा। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि भाई एक्स के पास जो है क्रॉप्स पड़ी है, अभी आधी क्रॉप्स जो है वो छट गई हैं, आधी क्रॉप्स नहीं छट गई हैं। वाई को जल्दी हो रही है, क्रॉप दे दो, क्रॉप दे दो। तो वाई ने कहा सर ये जो बाकी क्रॉप्स जो लगी हुई है ना आपके खेतों में, ये भी मैं कटवाता जाता हूँ और मैं लोड करवाता जाता हूँ, और जो आधी फसल कट गई है वो मैं ले जाता हूँ। तो अब देखने में लग रहा है कि आधे खेत की फसल गई है, लेकिन अगर फैक्ट्स को देखूं तो एक्स की तरफ से तो पूरा खेत किसके पास है? अब एक ढंग से वाई के पास है, वाई के लोग ही काटेंगे उसको, है ना। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि कई बार पार्ट डिलीवरी होने के बावजूद भी वो क्या होती है? वो फुल डिलीवरी होती है। चलो, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। भाई डिलीवरी कब करनी है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, ये कौन बताता है? ये बायर बताता है। ऑब्वियसली तुम दुकान से सामान तुमने खरीदा है तो अपने घर का एड्रेस तुम ही देकर आओगे ना, भैया इस पते पे इतने बजे भेज देना बंदे को सामान के साथ। ठीक है। टाइम ऑफ डिलीवरी। अब देखो टाइम ऑफ डिलीवरी की जब हम बात करते हैं तो टाइम का क्या मतलब है कि भैया किस समय जो है वो डिलीवरी होगी सामान की, ये बताओ मुझे कैसे होगा? टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होती है? जनरली तो हम क्या कहते हैं कि भाई टाइम आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम लिखा हुआ है फिर तो डिलीवरी उसी टाइम से होगी, और अगर कोई टाइम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो फिर क्या होगी? रीजनेबल टाइम पर होगी। और व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल टाइम? ऑफिस टाइमिंग्स, आपके वर्किंग डे हो और आपका ऑफिस टाइम हो, नहीं रात के 2 बजे 3 बजे पहुंच रहे हो। ठीक है। इसी ढंग से प्लेस ऑफ डिलीवरी। प्लेस ऑफ डिलीवरी भी या तो किस में लिखी हो? कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हो, या फिर आपकी क्या हो? वो रीजनेबल प्लेस। और रीजनेबल प्लेस क्या होता है? ऑफिस, रेजिडेंस, ठीक है ना। इन जगहों पर क्या सॉरी इन जगहों पे क्या माना जाता है कि ये आपकी प्लेस ऑफ डिलीवरी है। ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तब तक यार हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। और रीजनेबल प्लेस हमें पता है क्या होता है। और इसमें भी हम कहते हैं कि भाई अगर गुड्स जो है आपके मैन्युफैक्चर्ड है यानी कि एग्जिस्टिंग गुड्स है और आपका कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दैट इज द प्लेस ऑफ डिलीवरी। जैसे तुम दुकानदार के पास गए, सामान मैन्युफैक्चर्ड है, बना हुआ है, तुम पैसे दे रहे हो, तुम अपने साथ ही लेकर आ रहे हो, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी? दुकानदार की दुकान, है ना। तो एग्जिस्टिंग गुड्स जहां पर है, लाई कर रहे हैं वहां पे। और अगर फ्यूचर गुड्स है, मैन्युफैक्चर्ड होंगे, तो जहां पर वो बनेंगे, जहां पर वो दिए जाएंगे, दैट विल बी दी प्लेस ऑफ डिलीवरी, है ना। तो ये चीज हमने किसमें पढ़ी थी? ये हमने प्लेस ऑफ डिलीवरी में पढ़ा था। आगे चलते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स वेयर दे आर इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। ये कुछ नहीं, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की बात कर रहे हैं। तो ये तो हमने पढ़ ली है कि भैया अगर थर्ड पर्सन ने एक्नॉलेज कर दिया है और वो ये कह रहा है कि ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूं, तो भी हमारी तरफ से डिलीवरी हो जाती है। एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी कौन बॉर्न करता है? सेलर। अब देखो अगर आपने किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया, ठीक है, तो आप देखो अगर उससे डिलीवरी पे आपसे पैसे चार्ज करने हैं तो वो पहले बताएगा कि सर 50 रुपए डिलीवरी के लगेंगे, आप तैयार हो। लेकिन अगर उस रेस्टोरेंट वाले ने आपको कुछ नहीं बताया है तो व्हाट डज इट मीन? इट्स अ फ्री होम डिलीवरी, है ना। तो हम मान के चलते हैं, जनरल रूल तो ये कहता है
एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी कौन बियर करेगा? सेलर करेगा। हाँ, बट अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि बायर करेगा तो फिर बायर कर लेगा। ठीक है, चलो डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी और डिफरेंट क्वालिटी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रॉन्ग क्वांटिटी और रॉन्ग क्वालिटी में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनाया था, अगर आपको याद हो तो, रॉन्ग क्वांटिटी में, जिसमें हमने 3 चीजें ली थी कि या तो आपके पास सामान कैसा आया है? कम आया है, शॉर्ट आया है, या फिर आपके पास सामान कैसा आया है? एक्सेस आया है, या फिर आपके पास सामान कैसा आया है? रॉन्ग आया है, गलत आया है आपके पास सामान। अगर कम सामान आया, जैसे सपोज करो तुमने 100 बैग्स का ऑर्डर दिया था, तुम्हारे पास 80 आए हैं, तो तुम क्या करोगे? या तो डिलीवरी एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर लो, तुम्हारे पास पूरा अधिकार। भाई ठीक है, तुम कह रहे हो नहीं मैं तो आधा अधूरा सामान नहीं लूंगा, मुझे तो पूरा सामान चाहिए, तो भाई ठीक कह रहे हो तुम, बायर इज ऑलवेज राइट इन दिस थिंग। भैया क्यों लूं मैं 80 बैग? मैं तो बार बार लेबर नहीं लगाऊंगा सामान उतारने के लिए, ठीक है ना। तो शॉर्ट डिलीवरी में बायर क्या कर सकता है? डिलीवरी को रिजेक्ट भी कर सकता है और डिलीवरी को एक्सेप्ट भी कर सकता है, ये बायर के हाथ में है, ठीक है ना। अगर एक्सेस आ जाए, तुमने 100 बैग कहे थे और 180 आ गए हैं, अब क्या करोगे? तो यहाँ पर हम कहते हैं या तो आप पूरे का पूरा रिजेक्ट कर दो, भैया मैं क्यों अलग अलग छाटूं, मैं तो नहीं छाटता, तुमने क्यों ज्यादा भेजे। या फिर आप क्या कर लो, भाई जितना आपका बनता है, 100 यूनिट्स आपके बनते हैं, 100 बैग्स आपके बनते हैं, वो रख लो और बाकी के क्या कर लो? बाकी के आप वापस कर दो, ठीक है, यानी कि पार्ट। रॉन्ग में हमने क्या पढ़ा था? रॉन्ग में भाई या तो आप क्या कर लो, आप पूरे का पूरा रिजेक्ट कर दो कि भैया गलत आ गया, मैंने तो बासमती राइस मंगाए थे, ये तो देहरादूनी आ गए, तो मैं क्यों रखूं देहरादूनी, ठीक है ना। या फिर अगर मिक्स होकर आए हैं तो भैया बासमती वाला पोर्शन आपने रख लिया और देहरादूनी वाला आपने क्या कर दिया? आपने वापस भेज दिया, यानी कि मिक्स्ड क्वांटिटी आपके पास आ गई, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें हमने इसमें पढ़ी थी रॉन्ग क्वांटिटी में, कम आ गया, ज्यादा आ गया, या फिर सामान मिक्स्ड का आ गया, मिला हुआ आ गया, जैसा आधा आपने मंगाया था आधा वैसा और आधा कुछ और आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। क्या इंस्टॉलमेंट डिलीवरी यानी कि आधा अधूरा सामान लेना बायर की जिम्मेदारी है? नहीं है, वो बिल्कुल मना कर सकता है। अभी हमने यहाँ पर भी ये चीज पढ़ ली है। लेकिन हाँ, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि भैया 100 डब्बे 25-25 कर आएंगे, तो फिर वो 25-25 कर आएंगे, ठीक है। ये सारे रूल्स ना कॉमन सेंस पे डिपेंड है, बिल्कुल। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी दे आर वेरी सिंपल। चलो, डिलीवरी टू कैरियर और वार फिंगर। डिलीवरी टू कैरियर और वार फिंगर की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर मैंने अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा है और मैंने अगर सामान कैरियर को दे दिया या वार फिंगर को दे दिया, कौन होता है वार फिंगर? वेयर हाउस का जो कीपर होता है, जहां से जो आपको सर्टिफिकेट देता है कि हाँ आपका इतना सामान जो है इस वेयर हाउस में रखा है, ठीक है ना, उसको वार फिंगर सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। तो अगर जैसे एक्स ने अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल भी नहीं रखा, राइट ऑफ डिस्पोजल इज व्हाट? राइट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है? हाँ जी, राइट ऑफ डिस्पोजल यानी कि अगर सेलर ये कहता है, पहले राइट ऑफ डिस्पोजल देखो, व्हाट डू यू मीन बाय राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर एक्स ने वाई को सामान बेचा है, एक्स रहता है दिल्ली में और वाई रहता है कलकत्ता में, दिल्ली ने रेलवेज को सामान दिया और रेलवे रिसीट किसके नाम पे बनाई? अपने नाम पर बनाई, और वो वाई को क्या कह रहे हैं कि देख भाई सामान तो कलकत्ता पहुंच जाएगा, पर्ची तो मेरे नाम की है, तो सामान तेरे को तो मिलेगा नहीं, तो पहले तो पैसे दे, और जब तक तू पैसे नहीं देगा तब तक मैं ये रेलवे रिसीट तेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं करूंगा। और अगर वाई ने पैसे दे दिए तो एक्स क्या कर देगा? रेलवे रिसीट ट्रांसफर कर देगा वाई के नाम पे। तो यानी कि एक्स ने सामान कैरियर को देते वक्त, रेलवेज को देते वक्त अपने पास क्या रखा? राइट ऑफ डिस्पोजल, कि अगर वाई पैसे नहीं देगा तो मैं सामान को किसी और को भी बेच दूंगा, क्योंकि पर्ची तो मेरे नाम की है, ठीक है। तो अगर सपोज करो एक्स ये राइट ऑफ डिस्पोजल रखे बिना अगर सामान कैरियर को दे देता है और वो रेलवे रिसीट किसके नाम पे लेता है? वाई के नाम पे लेता है, तो रेलवेज किसको सामान देगा? वाई को सामान देगा। तो अब तो अगर रेलवे में एक बार सामान चढ़ गया और पर्ची बायर के नाम की है, वाई की नाम की है, तो ऑब्वियसली सामान अब वाई को मिलेगा ही मिलेगा। तो एक्स की तरफ से क्या मान लेंगे? मान लेंगे कि डिलीवरी होगी, क्योंकि अब वो सामान को वापस ले ही नहीं सकता, ठीक है जी। चलो, लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स। हम ये कहते हैं बायर के पास पूरा अधिकार है कि भाई गलत सामान आ गया, कम आ गया, ज्यादा आ गया, दूसरा आ गया, कुछ डिफेक्टिव
कुछ भी चीज है, तो वो डिलीवरी को रिजेक्ट कर सकता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे याद रखना, जब भी आप डिलीवरी रिजेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट तो सबसिस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट तो जिंदा है, सिर्फ आपने डिलीवरी रिजेक्ट की है। डिलीवरी रिजेक्ट करने का क्या मतलब है कि सेलर को सामान दोबारा भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब सेलर ने आपको सामान भेजा, रॉन्ग क्वांटिटी आ गई, शॉर्ट आ गई, एक्सेस आ गई, बायर ने तुम्हें फोन किया, सेलर को फोन किया कि भाई साहब ये तो गलत आई है डिलीवरी, तो सेलर ने कहा ठीक है जी मैं सामान उठवा लूंगा। अब यहाँ पर देखो, बायर की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जैसे सेलर ने 100 बॉटल ऑफ जूसेस भेजे बायर के पास, ये जूसेस गलत आ गए, तो बायर ने बताया भैया गलत सामान आ गया। सेलर ने कहा ठीक है जी सर मैं कल तक उठवा लेता हूँ। बायर ने ये जूसेस बाहर धूप में ऐसे ही छोड़ दिए। किसी भी कॉमन इंसान को पता है भैया बाहर धूप में जूसेस क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इतनी जिम्मेदारी बायर की भी बनती है। ठीक है, बायर को जाके सामान वापस नहीं करना, सामान वापस ले जाना सेलर की जिम्मेदारी है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन आप उसके सामान को कम से कम रीजनेबल टाइम के लिए संभाल के तो रखोगे। और अगर आप डिलीवरी रिजेक्ट करते हो और सामान को रीजनेबल टाइम तक संभाल के नहीं रखते हो, देन बायर इज लायबल। ठीक है, ये हमने बात की है लायबिलिटी ऑफ बायर। हाँ जी, क्लियर है रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी। आगे चलते हैं। अब बच्चे हमारे पास आता है अनपेड सेलर। अब देखो अनपेड सेलर, चलो जी अब हम किस पे आ जाते हैं, अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं सेल ऑफ गुड्स के, एंड दैट इज दी अनपेड सेलर। चलो देखो अनपेड सेलर कौन है और उसके राइट्स क्या है। अनपेड सेलर कौन है बच्चे? अनपेड सेलर वो पर्सन है जिसको अपने पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। ठीक है, चलो अब अनपेड सेलर के पास, यानी कि उसने सामान तो बेच दिया लेकिन बेचारे को पैसे मिले नहीं है, तो वो क्या करे, उसके पास क्या अधिकार है? हम कहते हैं उसके पास दो तरीके के अधिकार है, अगेंस्ट दी गुड्स एंड अगेंस्ट दी बायर पर्सनली। ठीक है, और अगेंस्ट दी बायर पर्सनली वेयर दी प्रॉपर्टी इन दी गुड्स हैज पास्ड। अब अगेंस्ट दी गुड्स यानी कि वो गुड्स के साथ क्या कर सकता है अनपेड सेलर? तो हम ये कहते हैं कि दो बातें हो सकती हैं, या तो अभी प्रॉपर्टी जो है ओनरशिप जो है पास ऑन हो चुकी है, या फिर अभी ओनरशिप पास ऑन नहीं हुई है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल पोजेशन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, वेयर दी प्रॉपर्टी इन दी गुड्स हैज बीन पास्ड। अगर ओनरशिप जा चुकी है बायर के पास, तो देखो सेलर के पास, अनपेड सेलर के पास क्या क्या अधिकार है। पहला कौन सा है? लीन, दूसरा कौन सा है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और तीसरा क्या है? रीसेल। और अगर अभी प्रॉपर्टी नहीं गई है, यानी कि ओनरशिप और पोजेशन दोनों अभी क्या है? सेलर के पास है, यानी कि अग्रीमेंट टू सेल हुआ होगा। ठीक है, तो ये तीनों अधिकार तो है ही, साथ के साथ एक अधिकार और क्या है? विद होल्डिंग द डिलीवरी। ठीक है, और फिर गुड्स भी दे चुका है सेलर। यहां पे जब मैं बात कर रही हूं ना वेयर दी प्रॉपर्टी इन दी गुड्स आर पास, तो पोजेशन अभी किसके पास है? पोजेशन इज विद सेलर, पोजेशन अभी सेलर के पास है। ठीक है ना, तो यानी कि अगर मैंने तुम्हें ये पेन बेचा है तो मैं तुम्हें बेच तो चुकी हूँ, ओनरशिप तो तुम्हारी है, लेकिन ये पेन पड़ा अभी भी मेरे पास है, तो मेरे पास क्या अधिकार है अगर तुम पैसे नहीं देते हो तो? ठीक है, तब तो ये तीन अधिकार है। और अगर ये पेन भी मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, ओनरशिप भी तुम्हें दे चुकी हूँ, और तुम पैसे नहीं दे रहे, तो क्या करूंगी? फिर तो खाली तुम्हारा ही सर फोड़ूंगी, है ना, तुमसे ही आके लड़ूंगी। तब क्या होगा? अगेंस्ट दी बायर पर्सनली। फिर उसमें ये चार राइट्स हैं, ये पढ़ेंगे अभी हम। सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, रिपिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट फॉर इंटरेस्ट। अब एक एक करके ये सारे अधिकार हम देखते हैं। चलो पहले देखते हैं वेयर दी प्रॉपर्टी इन दी गुड्स आर
पास, यानी कि सेलर के पास पोजेशन तो है मगर ओनरशिप उसके पास से जा चुकी है। देखते हैं अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन, सेक्शन 41 to 43। द सेलर्स लीन इज अ राइट टू रिटेन द गुड्स until the whole of the price has been paid or tender। अच्छा ये याद करो, मैंने तुम्हें बताया था अनपेड सेलर का मतलब होता है कि अगर आपकी चवन्नी भी बची हुई है ना तो भी आप अनपेड सेलर हो, लेकिन सिर्फ प्राइस की बात कर रहे हैं, एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हें प्राइस पूरा मिल गया है लेकिन एक्सपेंसेस नहीं मिले हैं तो तुम अनपेड सेलर नहीं हो, लेकिन प्राइस में एक पैसा भी रहता है ना तो तुम अनपेड सेलर हो टेक्निकली। ठीक है, चलो अब लीन का क्या मतलब है कि भैया ये पेन है, ओनरशिप तुम्हारी है, पड़ा मेरे पास है, तुम लेके नहीं गए अभी तक, अब तुम पैसे नहीं दे रहे, तो मैं कहूंगी भैया ये जब तक पैसे नहीं दोगे ना ये पेन मेरे पास ही रहेगा, यानी कि मेरे पास कब्जा था और मैं ये कब्जा मेंटेन करके रख रही हूँ जब तक कि तुम मुझे पैसे नहीं दे दोगे। दैट इज कॉल्ड द राइट ऑफ लीन। ठीक है, अब राइट ऑफ लीन में हम ये कहते हैं आपकी 3 कंडीशंस पूरी होंगी तभी आपको राइट ऑफ लीन मिलेगा। पहले, द वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट द स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, यानी कि आपने क्रेडिट नहीं दिया। अगर मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह रखा है कि भैया तुम 2 महीने बाद पैसे दे देना मुझे, कोई बात नहीं, और 2 महीने बाद ही पेन भी ले जाना, तो मुझे 2 महीने तुम्हारा वेट करना पड़ेगा। मैं 2 महीने से पहले अनपेड सेलर नहीं बनूंगी। ठीक है, दूसरा, वेयर दी गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट द क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड, या फिर चलो अगर मैंने तुम्हें क्रेडिट पे दिया भी था, 2 महीने का टाइम दिया था तुम्हें, 2 महीने निकल गए, अब अगर तुम 2 महीने के बाद भी पैसे नहीं दे रहे हो तब मैं अनपेड सेलर बनूंगी। ठीक है, तीसरा, वेयर दी बायर बिकम इंसॉल्वेंट, या फिर अभी 15 ही दिन हुए और मुझे पता चलता है कि भैया तुम इंसॉल्वेंट हो गए, भगवान ना करे, देखो बुरा मत मानना, मैं तो ऐसे एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, और अगर मुझे पता चला कि तुम इंसॉल्वेंट हो गए हो तो तुम्हें कहूँगी भैया पैसे आज ही दो, तुम 2 महीने बाद कहाँ से पैसे दोगे। ठीक है ना, तो अगर इनमें से अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं तभी आपको राइट ऑफ लीन मिलेगा, अदरवाइज आपको राइट ऑफ लीन नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, फिर ये राइट ऑफ लीन खत्म कब हो जाएगा। देखो राइट ऑफ लीन का क्या मतलब है, रिटेंशन ऑफ पोजेशन, जब तक कब्जा है तब तक राइट ऑफ लीन है, अगर कब्जा गया तो राइट ऑफ लीन भी गया। तो बेसिकली टर्मिनेशन ऑफ लीन का क्या मतलब है, पोजेशन गॉन। ठीक है जी, अब या तो सेलर ने क्या कर दी, डिलीवर टू अ कैरियर, और क्या नहीं रखा, राइट ऑफ डिस्पोजल भी नहीं रखा, तो कब्जा गया ना सेलर की तरफ से। अब तो कब्जा किसका हो जाएगा, बायर का। कब्जा गया तो भैया राइट ऑफ लीन भी गया। दूसरा, पोजेशन बाय दी बायर, या फिर बायर ने क्या ले लिया, पोजेशन ले लिया लॉफुली, बायर ने ले लिया या फिर बायर के किसी एजेंट ने ले लिया, है ना, और तुमने उसकी बातों में आके, मीठी मीठी बातों में आके उसको दे भी दिया। ठीक है, तो भी कब्जा गया तो राइट ऑफ लीन गया। तीसरा, सेलर वेव्स हिज राइट ऑफ लीन, तुम त्याग की मूर्ति हो, तुम दया की मूर्ति हो। सेलर ने कहा जा, मैंने दिया तेरे को सामान, मैंने अपना राइट ऑफ लीन त्याग दिया, तो त्याग दो, लॉ को क्या फर्क पड़ता है। जैसे तुमने राइट ऑफ लीन त्यागा तो ऑब्वियसली चला जाएगा वो राइट तुम्हारे पास से। चौथा देखो, अफेक्ट ऑफ सब सेल एंड प्लेज, ये समझ लो थोड़ा सा। देखो जैसे सेलर ने सामान किसको बेचा, बायर को। ठीक है, अभी सामान किसके पास पड़ा है, सेलर के पास ही पड़ा है, बायर ने पैसे भी नहीं दिए। बायर ने ये सामान आगे डील कर दी सी के साथ, सी को बेच दिया, और बायर ने जब सी को सामान बेचा उससे पहले उसने सेलर से पूछा, भाई साहब ये सामान आगे बेच दूं, आप दे दोगे ना सी को सामान, वहां से पैसे आएंगे तो मैं भी आपको पैसे दे दूंगा। सेलर ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, यानी कि सेलर ने देखो एक्नॉलेजमेंट दे दी एक ढंग से। यानी कि अब यहाँ पे ये जो सब सेल हुई है ये किसकी मर्जी से हुई है, विद कंसेंट ऑफ सेलर हुई है। और अगर विद कंसेंट ऑफ सेलर ये सब सेल होती है और बाद में बायर पैसे नहीं देता है तो सेलर सी को सामान देने से मुकर नहीं सकता है। सेलर हैज टू डिलीवर द गुड्स टू सी। क्यों? क्योंकि सेलर के पास राइट ऑफ लीन अब नहीं है। एक्नॉलेजमेंट दी थी ना कूद कूद के सब सेल में। ठीक है, अच्छा इसी ढंग से देखो प्लेज। प्लेज में भी क्या है, जैसे सेलर ने सामान किसको बेचा, बायर को बेचा, बायर के पास कागजात पड़े हैं, सामान अभी सेलर के पास ही पड़ा है, हो सकता है। ठीक है, बायर ने क्या किए, ये डॉक्यूमेंट एक्स के पास गिरवी रख दी और 10,000 रुपये ले लिए उन कागजों के अगेंस्ट, और इस बायर ने सेलर को प्राइस भी नहीं दिया, पैसे भी नहीं दिए, ना तो एक्स का पैसा चुका रहा है अब वो, ना ही वो सेलर का पैसा चुका रहा है। बायर जो है दोनों का पैसा मार के बैठ गया। अब एक्स जो है वो कह रहा है कि भैया मुझे सामान दो, सेलर से कह रहा है वो सामान दो, सेलर कह रहा है मैं क्यों दूं भैया, मैं तो खुद अनपेड सेलर हूं। तो अभी क्या करें यहाँ पे,
अब यहाँ पे लॉ ये कहता है कि सेलर एक्स के 10,000 रुपये चुकाए, ये कागज अपने वापस ले ले, और इन कागजों की ये जो प्लेज का अमाउंट था ये भी वो बायर से ले, और अपना अनपेड जो भी उसका अमाउंट है वो भी बायर से ले, अगर उसे सामान उसे देना है तो। नहीं तो 10,000 रुपये दे के वो अपने कागज अपने पास ले ले, और ये 10,000 वो किससे रिकवर कर सकता है, वो बायर से रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो हाँ जी ये बात समझ में आई, सब सेल और प्लेज दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन 49 टर्मिनेशन ऑफ लीन। देखो, केस ऑन राइट ऑफ लीन, अ केस इन विच X sells his car in an auction to Y, who is the highest bidder. Y pays by check and is allowed to do so provided he signs a document stating that the property in the car would not pass to him until the amount is credited to X account. तो अगर राइट ऑफ डिस्पोजल रख रहे हो तो ऑब्वियसली फिर तो राइट ऑफ लीन आपके पास रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। चलो आगे चलते हैं। अनपेड सेलर्स राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। दूसरा राइट कौन सा आता है आपके पास, स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का क्या मतलब है, रास्ता। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं अगर सेलर के पास से सामान निकल चुका है और बायर के पास भी नहीं पहुंचा, अभी सामान का है रास्ते में, यानी कि किसी थर्ड पार्टी के पास है, किसी कैरियर के पास है, और रास्ते में ही पता चलता है कि भैया बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो सेलर के पास अधिकार है कि अपना सामान वापस अपने कब्जे में ले ले और अपना सामान अपने पास रख ले। ठीक है, देखो देखते हैं। सेक्शन 44 स्टेट्स व्हेन द बायर ऑफ द गुड्स बिकम्स इंसॉल्वेंट। ये देखो, बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। ये इसकी कंपलसरी कंडीशन है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आपको मिलेगा ही तभी जब बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अगर बायर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है तो आपको ये अधिकार भी नहीं मिलेगा। द अनपेड सेलर हु हैज पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स, और ये अनपेड सेलर के पास से क्या जा चुका है, पोजेशन जा चुका है। अनपेड सेलर पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स हैज द राइट ऑफ स्टॉपिंग देम इन ट्रांजिट, दैट इज टू से ही मे रिज्यूम पोजेशन ऑफ द गुड्स as long as they are in the course of transit and may retain them until payment or tender of the price। यही मैंने तुम्हें बताया कि एक्स ने सामान जो है ट्रक वाले को दिया था कि भैया वाई को दे देना, अभी सामान रास्ते में है, सामान दिल्ली से कलकत्ता जाना है, अभी सामान रास्ते में है, और वाई क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट। तो एक्स इस कैरियर को क्या बोलेगा, भैया स्टॉप, रुक जा, रास्ते में ट्रक मोड़ ले, कहता ना भैया चलो ट्रक घुमाओ, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। आगे चलते हैं। 3 कंडीशन है इसमें भी, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में भी। पहला मैंने अभी बताया, बायर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट। गुड्स कैसे होने चाहिए, ट्रांजिट में, और सेलर के पास से क्या जा चुका हो, पोजेशन। ये तीनों कंडीशंस आपकी पूरी होंगी साइमल्टेनियसली, तभी आपको क्या मिलेगा, तभी आपको आपका राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिलेगा, अदरवाइज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ड्यूरेशन कब तक माने कि सामान रास्ते में, देखो जब तक रास्ता है तब तक ये अधिकार है, रास्ता खत्म तो ये वाला अधिकार भी खत्म। ड्यूरेशन का क्या मतलब है, गुड्स आर इन ट्रांजिट व्हेन दे हैव पास्ड out of the possession of the seller into the possession of the carrier but not yet reach the possession of the buyer। यानी कि सामान कैसा है, on the way। ठीक है जी, सेलर के पास से भी निकल गया सामान, बायर के पास भी नहीं पहुंचा है, रास्ते में है किसी कैरियर के पास, किसी थर्ड पार्टी के पास, तो वो ड्यूरेशन है, वो ट्रांजिट है। और जब तक सामान ट्रांजिट में है आपके पास राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी है। आगे चलते हैं। कब ये ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, कब ये रास्ता खत्म हो जाएगा, व्हेन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, व्हेन द बायर और एजेंट ऑब्टेन्स डिलीवरी बिफोर द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन। अपॉइंटेड डेस्टिनेशन देखो, जैसे सेलर के पास से बायर के पास सामान जाना था दिल्ली टू मुंबई वाया गुजरात, और अभी सामान गुजरात में ही है। गुजरात में बायर का एक एजेंट था, उसने सामान गुजरात में ही ले लिया, तो बायर के पास तो ये सामान किस में आ गया, गुजरात में ही आ गया, यानी कि डेस्टिनेशन से पहले ही आ गया। और एक बार बायर के पास पोजीशन चला गया तो ट्रांजिट खत्म। ठीक है, दूसरा आते हैं, व्हेन द कैरियर एक्नॉलेजेस आफ्टर द अराइवल एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन। जैसे शिप से सामान जाना था मुंबई टू कलकत्ता, ठीक है जी,
सेलर मुंबई में और बायर कलकत्ता में। अब शिप मुंबई से निकला, कलकत्ता पहुंचा और कलकत्ता पहुंचकर शिप के कैप्टन ने बायर को बोला सर जी आपका सामान आ गया है, ले जाओ। कैप्टन ने क्या दे दी? एक्नॉलेजमेंट दे दी। तो एक्नॉलेजमेंट पे तो हम ऐसे ही मान रहे हैं कि डिलीवरी होगी, तो अभी एक्चुअल पोजीशन नहीं गया है बायर के पास, लेकिन फिर भी हम मानेंगे कि बायर को क्या होगी? डिलीवरी होगी, क्योंकि अब कैप्टन मुकर नहीं सकता। ठीक है। तीसरा देखो, कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस डिलीवरी। अब इसमें जैसे ये मुंबई से कलकत्ता सामान आना था, कैप्टन ने कलकत्ता में बायर को फोन किया और उसने बोला सर जी कुछ चाय पानी लगेगा तब आपको सामान मिलेगा। अब बायर कह रहा भैया चाय पानी क्यों लगेगा? डॉक चार्जेस मेरे देने बनते थे, मैंने दे दिए, सारी चीजें मैंने दे दी, तो मैं चाय पानी क्यों दूं? मैं तो नहीं देता चाय पानी। तो कैप्टन साहब बोले सर जी ठीक है, फिर मैं डिलीवरी भी नहीं देता। तो कैप्टन के कहने से क्या होगा? लॉ कहता है अगर ये कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूज करता है, ठीक है, तो हम मान लेंगे कि भैया सामान बायर का हो गया, नहीं तो ये गोरख धंधा नहीं चलने देंगे हम। तो अगर कैरियर ने रॉन्गफुली रिफ्यूजल किया तो हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट तो एक्नॉलेजमेंट ही करनी ना कि भैया सामान आ गया तुम्हारा, ठीक है ना, तो बायर का मान लेंगे कि पोजीशन चला गया बायर। आगे चलते, इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टेड बाय द बायर एंड द सर्कमस्टेंसेस शो दैट द कैरियर इज एजेंट ऑफ द बायर देन ट्रांजिट कम्स टू, है ना। मैं बार बार कहती हूँ सामान बायर को मिल जाए या बायर के एजेंट को मिल जाए। जैसे सपोज करो शिप यहाँ पर भी मुंबई से कलकत्ता जाना था सामान जो है, अब मुंबई में जो सेलर है वो बायर को कह रहा है भाई साहब मैं तो किसी को जानता नहीं, आप ही कोई शिप हायर कर लो। तो बायर ने कहा ठीक है सर मैं कर लेता हूँ। बायर ने ही मुंबई से एक शिपिंग कंपनी को हायर किया। तो ये शिपिंग कंपनी जो है ये किसकी एजेंट है? ये तो बायर की एजेंट है। तो ट्रांजिट डेस्टिनेशन तो मुंबई में शुरू होकर मुंबई में खत्म हो गया। जैसे ही सेलर के पास से सामान शिपिंग कंपनी के पास गया तो हम तो मान लेंगे कि सामान शिपिंग कंपनी के पास नहीं गया, किसके पास गया? बायर के पास गया, क्योंकि शिपिंग कंपनी एज एन एजेंट काम कर रही है किसका? बायर का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। When the goods are delivered in parts, the seller may stop the remainder of the goods unless the delivery of the part of the goods shows an intention to give up the possession of the goods. सिंपल सी बात है, आधा सामान गया है आधा नहीं गया और पैसे नहीं मिल रहे हैं, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, कोई बात नहीं, जो सामान तुम्हारे पास है उसको रोक लो, जो सामान ट्रांजिट में उसको रोक लो। हाँ, अनलेस एंड अनटिल वो पार्ट डिलीवरी फुल डिलीवरी ना मानी जाए फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली, जो पॉइंट हमने पहले पढ़ा। लेकिन आपके पास आधा सामान जा चुका है, आधा है, तो बाकी आधे पे भी आप अपना राइट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये राइट हम लेंगे कैसे? सामान रास्ते में रोकना है ना, तो या तो एक्चुअल पोजीशन ले लो, खुद पहुंच जाओ। जैसे हिंदी मूवीज में दिखाते हैं ना, इधर से ट्रक आ रहा है, इधर से गाड़ी जो है चल रही है 100 की स्पीड पे और गाड़ी ने ट्रक के आगे गाड़ी लगा दी, ठहरो भैया चलो जी, अब ये ट्रक जो है मेरे कब्जे में, एक्चुअल पोजीशन। या फिर अगर इतना वेला टाइम नहीं है तो तुम ट्रक वाले को क्या करोगे? फोन करोगे, यानी कि बाय गिविंग नोटिस टू द कैरियर टू स्टॉप द गुड्स एंड री डिलीवर देम टू द सेलर, और उसको बताओगे कि भैया ऐसे ऐसे बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तुम ट्रक घुमाओ और वापस आ जाओ और सामान मुझे वापस कर दो। ठीक है जी, तो ये दो तरीके से सेलर अपना राइट क्या कर सकता है? एक्सरसाइज कर सकता है। आगे चलते हैं। अब अनपेड सेलर्स राइट ऑफ रीसेल, द अनपेड सेलर कैन रीसेल द गुड्स। रीसेल का क्या मतलब है? अब ये पेन जो है मैं 1 महीने से लेके बैठी हूँ, तो मैं रोज फोन करती हूँ, पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दो ना, तुम कह रहे हो मैम कल दे देंगे, मैम कल दे देंगे, और तुम्हारे जो कल है ना खत्म नहीं हो रहा। मैं तो दुखी हो गई हूँ। एक दिन मुझे गुस्सा आया, मैंने तुम्हें कहा देखो मैं तुम्हें ना 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, अगर 1 हफ्ते में तुमने पैसे मुझे नहीं दिए ना तो ये पेन मैं उठा के किसी और को बेच दूंगी। कितना झेलूंगी, कितना वेट करूंगी मैं, है ना। तो मैं जब ये सामान, क्योंकि मुझे तुमसे पैसे नहीं मिले हैं, किसी और को बेचूंगी, तो वो मैं क्या कर रही हूँ? मैं रीसेल कर रही हूँ। ठीक है, देखो राइट ऑफ रीसेल, इफ द बायर फेल्स टू पे द प्राइस विद इन अ रीजनेबल टाइम द अनपेड सेलर हैज द राइट टू रीसेल द गुड्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। क्या कंडीशंस होनी चाहिए? वेयर द गुड्स आर पेरिशेबल नेचर। देखो पेरिशेबल नेचर है तो वैसे भी मैं तुम्हारा कितना वेट करूंगी, ये तो चलो फिर मैंने 1 महीना संभाल के रख लिया तुम्हारे लिए।
अगर वो पेरिशेबल आइटम्स होती, फ्रूट्स होते, वेजिटेबल्स होता, खाने पीने का सामान होता, तो मैं कितने घंटे वेट करती तुम्हारा। तुम पैसे नहीं दे रहे हो, ऑब्वियसली मैं उठा के किसी और को रीसेल करूंगी, ठीक है ना। दूसरा, वेयर ही हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज एंड गिव्स अ नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स। अब ये पेन मैं 1 महीने से अपने पास रख रही हूँ ना, तो यानी कि मैंने क्या रखा हुआ था, मैंने राइट ऑफ लीन रखा हुआ था, और फिर भी तुमने राइट ऑफ लीन के बावजूद भी मुझे पैसे नहीं दिए, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, रीसेल। तो या तो मैंने अपने पास राइट ऑफ लीन रखा हो या फिर मैंने अपने पास राइट ऑफ स्टॉपेज रखा हो, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, राइट ऑफ रीसेल। वेयर दी सेलर हैज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड हिज राइट ऑफ रीसेल, यानी कि राइट ऑफ डिस्पोजल, जो मैंने तुमसे बात की थी। ये भैया पैसे नहीं दिए, 1 महीने तक वेट करूंगी, नहीं आए पैसे 1 महीने बाद, तो ये पेन किसी और को बेच दिया जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों सर्कमस्टेंसेस में सेलर के पास क्या है, राइट ऑफ रीसेल है। आगे चलते हैं। अब रीसेल में देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला कि क्या देना है सेलर को, नोटिस देना है। किसको देना है, बायर को देना है। बताना तो जरूरी है ना, जैसे मैंने तुम्हें कहा भाई 1 हफ्ते में पैसे दे देना, नहीं तो बेच दूंगी पेन। तो 1 हफ्ते का मैं तुम्हें क्या दे रही हूँ, मैं 1 हफ्ते का तुम्हें नोटिस दे रही हूँ, ठीक है ना। अगर मैं नोटिस देती हूँ तो देखो क्या होगा, अगर सेलर बायर को नोटिस देता है तो सेलर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी ना, तो बेनिफिट भी किसको मिलना चाहिए, सेलर को। तो देखो, अगर लॉस होता है सेल में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 20,000 का और सेलर ने आगे ये सामान किसी सी को बेचा 15,000 में, तो सेलर को कितने का नुकसान हो गया, 5,000 का। तो ये 5,000 का नुकसान वो किससे ले लेगा, बायर से। तो इफ देयर इज अ लॉस, वो लॉस कौन बियर करेगा, बायर बियर करेगा। लेकिन अगर यही सामान 25,000 में बिका तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 5,000 का प्रॉफिट किसके पास जाएगा, बायर के पास जाएगा या सेलर के पास, सेलर के पास। तो अगर सरप्लस है तो किसके पास जाएगा, सेलर के पास जाएगा। ये कब है, जब सेलर नोटिस देता है। तो अगर सेलर नोटिस नहीं देता है, विदाउट नोटिस, तो उल्टा हो जाएगा भैया, अगर नुकसान होगा तो सेलर भुगतेगा और सरप्लस होगा तो वो किसके पास जाएगा, बायर के पास जाएगा। तो क्या ज़्यादा बेटर है, नोटिस देना या ना देना, नोटिस दे दो ना, ठीक है ना। नोटिस देके सेलर क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर फ्लो चार्ट में देखो, तीनों राइट्स हो गए हमारे। वो तीनों राइट्स हमारे किस चीज के थे, व्हेन दी ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, फिर कौन सा एक एक्स्ट्रा राइट था, राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी। ये कोई अलग राइट नहीं है, इसका मतलब यही है कि जो डिलीवरी नहीं देंगे। देखो, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट बीन पास टू द बायर, an unpaid seller has, in addition to his other remedies, a right of withholding the delivery similar to and in coexistence with his rights of lien and stoppage in transit. तो जो उसको बाकी सारे राइट्स मिले थे ना, वो राइट्स इसको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। विद होल्डिंग द डिलीवरी, ये भैया पैसे नहीं दे रहे हो तो हम तुम्हें डिलीवरी नहीं देंगे। ये को एक्सटेंसिव है किसके साथ, राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांसिट के साथ। चलो जी, फिर क्या आते हैं, सामान भी गया, पोजेशन भी गया, ओनरशिप भी गई। अब सेलर सर पकड़ के रो रहा है, भाई अब क्या करूं। तो कुछ नहीं, जा बायर को पीट, ठीक है ना। तो राइट्स अगेंस्ट दी बायर, तो क्या कर सकते हो, सू फॉर प्राइस, कोर्ट में जाओ और कोर्ट से कहो सर जी से पैसा तो दिलवा दो, सामान तो लेके बैठ गया ये मेरा। दूसरा, डैमेजेस, सर कितना परेशान किया इसने, 6 महीने से चक्कर कटा रहा है, कितना मेरा पेट्रोल लग गया, सब दिलवाओ जी मुझे, ठीक है। तीसरा, सूट फॉर इंटरेस्ट, अगर आपको कोई पैसा आज मिलना था और अगर वो 6 महीने बाद मिले तो आपको उस पर 6 महीने का ब्याज मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो सेलर को पैसा लेट मिल रहा है तो वो क्या कह रहा है, भैया बायर से ब्याज दिलवाओ मुझे। और चौथा, रिपीटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर जी ऐसे इंसान को तो मुझे गुड्स ही नहीं बेचने, प्लीज जो है मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा दो, मेरा सामान मुझे वापस दिलवा दो, ठीक है। सूट फॉर रिपीटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये राइट्स हैं सेलर के पास, किसके अगेंस्ट, बायर के अगेंस्ट। आगे चलते हैं। अच्छा सॉरी, तो ये आपका क्या था, अनपेड सेलर। और यहां पर बच्चे आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो योर सेल ऑफ गुड्स एक्ट फिनिशेस हियर।